तो अगर तुम इस वीडियो को अप्रैल में देख रहे हो तो आई हैव नो आइडिया व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज अभी हो रही है 19 जनवरी, विच इज़ लाइक 2-3 मंथ्स बिफोर। और हो सकता है कि मैंने बाल छोटे करा लिए हैं, ये सेटअप भी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, बट आई हैव नो आइडिया। सो हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स के रिकैप की तरह द बॉयज़ के रिकैप को भी लेके चलेंगे। 1-2 महीने पहले से शूट करना शुरू करूंगा, बिकॉज एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ये वैसी पार्ट्स में शूट होगा। होपफुली तुम्हें देखकर मजा आए। एंड देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स और बॉयज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो है काफ़ी सारी चीज़ों का, मतलब न्यूडिटी है, प्रोफैनिटी है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया नहीं जा सकता। तो मुझे नहीं पता हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस हैपन। लेकिन पहले से ही वार्निंग दे देता हूँ कि इस वीडियो को अपने टीवी वगैरह पे मत देखना अगर घर में जिंदा रहना चाहते हो तो। मतलब जैसे तुम बॉयज देखते हो ना, बस वैसे ही। तो द बॉयज के सीजन 1 की शुरुआत होती है ह्यूई नाम के एक शांत स्वभाव के नरम लड़के के साथ जो प्यार में है। ये और इसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, अपना फ्यूचर भी इमेजिन कर चुके हैं, और ये सच हो भी जाता अगर ये किसी और दुनिया में रहते तो। लेकिन ये दुनिया कुछ ऐसे सुपर पावर्ड बीइंग से भरी हुई है जो कि सुपर पावर्ड तो हैं, लेकिन वो सुपर हीरोज वाले काम नहीं करते, एक नंबर के हरामी है। कैसे, आगे बताता जाता हूं। तो रॉबिन ह्यूई का हाथ पकड़ के फुटपाथ से नीचे सड़क पे उतरती है, और कुछ ऐसा होता है कि रॉबिन के हाथ ह्यूई के हाथ में ही रह जाते हैं, बाकी सब खत्म। ये कांड करने वाला सूप एट्रेन है, जो किसी काम के लिए बहुत तेजी से एक बैग को टांग कर भाग रहा था, एंड ही जस्ट स्मैश्ड इनटू हर। वो ह्यूई से अपोलोजाइज करता है, और देख के समझ में आ रहा है कि बहुत हड़बड़ाहट में है। क्यों है, आगे पता चलेगा। फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जितने भी सूप्स हैं, इनके पास सुपर पावर तो है, लेकिन दीज आर कंप्लीट एसहोल्स, जो कि वॉट इंटरनेशनल नाम की कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करते हैं। इनका एक पूरा ग्रुप है जिसको 7 कहा जाता है, और इसको तुम किसी लीग से भी कंपेयर करके देख सकते हो। तो एट्रेन ने जो पूरा कांड किया था, इसको कवर अप करने के लिए वॉट इंटरनेशनल वाले ह्यूई के पास आते हैं और उसको काफी पैसा देके कहते हैं कि एनडीए साइन कर दो, जिसका मतलब ये है कि अगर ह्यूई ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया तो वो एट्रेन, वॉट, 7 और जितने भी सूप से उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता इस हादसे के बारे में। इधर दूसरी तरफ हम लोग एक और सूप को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इसका नाम एनी या फिर स्टारलाइट है, जो कि वॉट के 7 को ज्वाइन करने के सपने तो देखती ही है, लेकिन इसके साथ ही में अपने घर की दीवारों पे छेद करती जा रही है, जो बताता है कि एनी के पास सुपर स्ट्रेंथ नाम की चीज तो है ही, लेकिन इसकी मेन पावर्स लाइट से रिलेटेड है। और एनी इस काम को करने के लिए इसीलिए एलिजिबल है क्योंकि 7 नाम का जो पूरा ग्रुप है, इसका एक सुपर हीरो खत्म हो चुका है। इसका नाम था लैम्प लाइटर, और ये किसी हादसे में मारा गया अंडर सम मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। तो स्टारलाइट यंग है, ब्लॉन्ड है, दिखने में भी ठीक ठाक है, और एक काफी कंजर्वेटिव कैथोलिक बैकग्राउंड से आती है, मतलब एक टोटल अमेरिकन। तो इसी वजह से इसका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन जैसे ये 7 की दुनिया में कदम रखती है, इसको वही सेम रियलाइजेशन होता है जो हम लोगों को हुआ था कॉलेज पहुंचने पे, उसके बाद नौकरी लगने पे, कि बस इतना कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे। बिकॉज जैसे ही ये डीप नाम के एक सूप को कन्फ्रंट करती है कि वो उसका क्रश है, वो पैंट ही उतार देता है। नहीं, क्वाइट लिटरली वो अपनी पैंट उतार के कुछ सर्विस मांगता है। कहता है कि अगर इस टीम पे टिके रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। एनी काफी डिस्गस्टेड फील करती है, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसे 7 ज्वाइन करना था, वो उसका सपना था। माँ भी बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर डालती है, तो इसी वजह से वो कर लेती है। Now, what I do want to hear is who you saved this week. Huh? Who's up for that? Black Noir. Let's start with you, man. इधर ह्यूई, जो बहुत ज्यादा परेशान है और किसी भी तरीके से बदला लेना चाहता है, उसको बिली बुचर नाम का एक FBI एजेंट मिलता है, जो उसे सूप्स की रियलिटी बताता है, और बताता है कि जहां पर भी सूप्स जाते हैं वो अपना हरामीपना छोड़ते नहीं है। But if you knew half the shit they get up to, fucking diabolical. But then, that's where I come in. इस बात का सबूत देने के लिए वो उसको एक बार में लेके जाता है, जहां पर ये लोग एक प्रीस्ट को देखते हैं जिसके पास मिस्टर फैंटास्टिक की तरह स्ट्रेच करने की पावर्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर। बेसिकली ये सूप्स के जितने भी हरामी पने वाले कर्म कांड है ना, उनके लिए क्रिएटेड बार है। और यहीं पर ह्यूई एट्रेन की फुटेज देखता है, जो कि अपने एक दूसरे सूप के साथ में रॉबिन की मौत का मजाक बना रहा था। तो इस बात से नाराज होकर ह्यूई कहता है कि ठीक है, मुझे बदला लेना है। वो वॉट के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करता है और कहता है कि ठीक है, मैं एनडीए साइन करने के लिए तैयार हूं, बस इसकी शर्त यह है कि एट्रेन को खुद उसके फेस पर आकर ह्यूई से माफी मांगनी पड़ेगी।
वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। ए ट्रेन को मिलते ही ह्यूई की सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन फिर वो अचानक अपने आप को कंपोज करता है और जाता है वॉशरूम में, जहां पर वो बग निकाल के प्लांट करने के लिए तैयार करता है जो उसको बुचर ने दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि 7 में ट्रांसलूसेंट नाम का एक सुपर हीरो है जिसके पास सूजन स्टॉर्म की तरह इनविजिबल होने की शक्तियां हैं और वो सीक्रेटली ह्यूई पे नजर रखा हुआ था। What the fuck? Oh, hey, wait. You ever see an asshole tear up 45K? Huey. You're a good lad. तो वो रात में जाकर ह्यूई जिस दुकान पे काम करता है वहां पर उसको कन्फ्रंट करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर बिली बुचर की एंट्री होती है जो पूरी कार को ही उस दुकान में घुसेड़ देता है। Well. That ain't the invisible cunt. और ये दोनों मिलकर ट्रांसलूसेंट को करंट लगाते हैं और बेहोश कर देते हैं। अब ह्यूई बुचर से कहता है कि तुम तो FBI के हो, तो अपने एजेंट्स को बुलाओ और इसको पकड़वा दो। तो फिर बुचर बताता है कि नहीं, मैं टेक्निकली FBI से नहीं हूं और खुद का एक गैंग चलाता हूं और कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन। What? Then who the fuck are you? अब ह्यूई और इन लोगों ने मिलकर ट्रांसलूसेंट को पकड़ तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी स्टारलाइट से भी थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है। ये दोनों अपने शेयर ट्रॉमा पे बॉन्ड करते हैं, एक पार्क में अचानक ही मिल जाते हैं। एनी को ह्यूई के बारे में कुछ नहीं पता, ह्यूई को एनी के बारे में कुछ नहीं पता। दे जस्ट हैपन टू सिट ऑन अ बेंच एंड टॉक अबाउट देयर शेयर्ड ट्रॉमा। फिर हमें दिखाई जाती है मैडलिन स्टिलवेल, जो कि वॉट की एक बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव है और ये बड़े बड़े डिसीजंस लेती है, इंक्लूडिंग होमलैंडर को कंट्रोल करना। तो मेयर साहब जो है वो इनको ब्लैकमेल करते हैं कंपाउंड वी नाम की किसी बला को लेके, और जब वो रात में अपने प्लेन में उड़ के जा रहे होते हैं तो उनका बेटा खिड़की से बाहर देखता है कि उनके प्लेन के साथ में ही कोई और भी उड़ रहा है। वो अपनी लेजर आइज को एक्टिवेट करता है सुपरमैन के जैसे, उनके प्लेन को बीच में से काट देता है। तो मिलिए होमलैंडर से। ये बेसिकली सुपरमैन का एक बहुत ही कमीना और हरामी वर्जन है जो कि बस पब्लिक अटेंशन को क्रेव करता है। इसके लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके अलावा ये और कुछ सोच ही नहीं सकता। इधर हम लोग देखते हैं कि बुचर और ह्यूई ट्रांसलूसेंट के चक्कर में फ्रेंची नाम के एक बंदे से मिलने जाते हैं। अब फ्रेंची जो है ये बिली बुचर के साथ पहले भी गैंग में ऑपरेट करता था, लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग और उसके बाद से ये लोग आपस में बात नहीं करते। वो बुचर को देख के परेशान होता है और उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुचर हैज हिज ओन वेज। वो उसको कार की डिग्गी के पास लेके जाता है, डिग्गी खोल के दिखाता है जहां पर ट्रांसलूसेंट लेटा है, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं है। You dumb fucks are fucking dead! Have you any... That's translucent. You got translucent in your tongue, huh? I think it's past you, mate. और बुचर कहता है कि अब तू भाग नहीं सकता, ट्रांसलूसेंट ने तुझे देख लिया है, अगर तू भागेगा भी तो तू बच नहीं पाएगा। तो फ्रेंची को मजबूरी में इनका साथ देना पड़ता है और वही चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट भी है। यू सी, फ्रेंची इज अ डेटोनेशन एक्सप्लोसिव गन पाउडर एक्सपर्ट, मतलब ये धमाके करने के लिए बहुत बढ़िया कैरेक्टर है और धमाके इनको इसीलिए करने हैं क्योंकि ट्रांसलूसेंट की स्किन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। You're gonna kill him? We didn't bring him here for a fucking happy meal. तो ट्रांसलूसेंट को पकड़ के एक इलेक्ट्रिसिटी वाले पिंजरे में डालते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई ए ट्रेन उस दिन कहां जा रहा था तो ये बता। लेकिन बाकी सूप्स की तरह ये भी एक बहुत ही बड़ा एसोल है, तो वो कुछ नहीं बताता। Here comes the A train! My man, how you doing? Look, I brought you something. My wish was to meet Translucent. That was my only wish. Well, you know, maybe he can swing by next week or something. Maybe I can't turn invisible, but I am the world's fastest man. Like, I can outrun anybody or anything. Like, I tell you what, you get better and I'll teach you to run as fast as me. Yeah? Yeah? You'll teach me to outrun cancer? इधर दूसरी तरफ हमको पता चलता है कि स्टिलवेल ऑल्दो होमलैंडर को सॉर्ट ऑफ कंट्रोल सा करती है, लेकिन वो प्लेन क्रैश करवाने के लिए उसने नहीं बोला था। ये होमलैंडर ने खुद किया क्योंकि उसने मेयर साहब को स्टिलवेल जी को धमकी देते हुए सुन लिया था और स्टिलवेल एंड होमलैंडर की एक खुफिया रिलेशनशिप है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि दूधिया रिलेशनशिप है। यू सी, होमलैंडर है तो बहुत ताकतवर, लेकिन ही हैज सम इश्यूज व्हिच इज मॉमी इश्यूज एंड डैडी इश्यूज एज वेल। तो स्टिलवेल जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो अपना खुद का दूध होमलैंडर को भी पिलाती हैं बिकॉज इट्स वियर्ड, इट्स
It's really very weird. It's traumatizing to be honest. तो अब होमलैंडर जो है उसको ये पता चल चुका है कि ट्रांसलूसेंट मिसिंग है और वो उसकी लास्ट नोन लोकेशन को ट्रायंगुलेट करवा के उसको उसी एरिया में उड़ उड़ के ढूंढने लगता है। इस चीज को जब फ्रेंची, बुचर और ह्यूई देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। होमलैंडर ऑलमोस्ट फ्रेंची को कन्फ्रंट करके उसको पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक डिस्ट्रैक्शन के थ्रू वो बच निकलते हैं। इधर ट्रांसलूसेंट इतना बड़ा एसोल था तो उन्होंने सोचा कि इसका गेम बजाने का तरीका भी है ये, वो उसके पिछवाड़े में एक बम फिट कर देते हैं। अब ट्रांसलूसेंट भी वहां से भाग निकल ही रहा था। वो ह्यूई को थोड़ा सा गैसलाइट करता है, जिस पिंजरे में वो बंद था उस पर पेशाब करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर देता है और भाग निकल ही रहा था कि ह्यूई कहता है कि वो बम फोड़ देता है। पूरा का पूरा ट्रांसलूसेंट एक्सप्लोड्स एंड शिट गोज क्रेजी। इधर स्टारलाइट जो है वो विजिलेंटी बन के क्राइम फाइट करने निकल पड़ती है, उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है तो अब वो हीरो बन चुकी है। तो वॉट वाले उसका इनाम देते हैं एक छोटी कॉस्ट्यूम के साथ। नहीं, जितनी छोटी उसकी कॉस्ट्यूम थी ये एक और उससे भी ज्यादा छोटी कॉस्ट्यूम दे देते हैं। फिर ये सब कुछ होने के बाद बुचर जो है वो अपने थर्ड टीममेट एमएम या फिर मदर्स मिल्क से मिलने जाता है। फ्रेंची और एमएम इन लोगों के बीच में एक हिस्ट्री है, मतलब ये लोग पहले भी इसी गैंग का पार्ट थे, कुछ कांड किया करते थे, सूप्स को पकड़ा करते थे, बट देन समथिंग हैपेंड। बिकॉज मदर्स मिल्क जो है वो फ्रेंची को देखता है तो उसको मारने दौड़ता है, फ्रेंची भागता है उससे, लेकिन ठीक है सब चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। अब इनका पूरा ग्रुप बन चुका है और सूप्स हंटिंग हैज बिगन। और इसका पहला स्टेप है ए ट्रेन की गर्लफ्रेंड से जाके मिलना जिसका नाम है पॉप क्लॉ, और इसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्रांसलूसेंट से। तो पॉप क्लॉ जो है उसकी शक्तियां हैं क्लॉस को पॉप करना। Quite literally she does that. तो बेसिकली एक बहाने से उसके घर जाते हैं, वहां पर कैमरास लगाते हैं, बेसिकली उसके पूरे घर को बक कर देते हैं। फिर ए ट्रेन वहां आता है और वो लोग कंपाउंड वी के बारे में बात करते हैं जो कि सूप्स के लिए एक एनहांसमेंट ड्रग जैसा है, मतलब वो उनकी पावर्स को एम्पलीफाई कर सकता है। एंड बुचर और उसकी गैंग को बस यही चाहिए था, इनके खिलाफ एक सबूत जो उन्हें अब मिल चुका है। बस अब कैच ये है कि जो कंपाउंड वी जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे उसका एक सैंपल भी जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अगले दिन ए ट्रेन की एक बहुत बड़ी रेस होती है जहां पर पूरे शहर, आधे शहर के लोग यहीं भरे हुए हैं। तो ए ट्रेन की रेस है शॉकवेव नाम के दूसरे स्पीडस्टर के साथ में, और बॉयज का गैंग जो है वो प्लान करता है कि वो इसी रेस के लॉकर रूम में घुस के ए ट्रेन के बैग से कंपाउंड वी के सैंपल को चोरी करेंगे। एंड इस टाइम पे काफी कुछ होता है। ह्यूई जो है वो एक प्रेस फोटोग्राफर बन के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वहां पर उसको स्टारलाइट मिल जाती है जो कि उसी लॉकर रूम में जा रही थी। तो उसी को स्टॉल करने के लिए ह्यूई अपना कवर ब्लो कर देता है। एनी को लगता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और फिर वो कहता है ठीक है लेट मी जस्ट शूट माई शॉट, और वो कहती है Would you like my number? वाह वाह कितना बढ़िया है ना, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने वाला, ध्यान दो इधर। लेकिन फिर आता है ये वाला बैडास सीन जिसको देखकर आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। बिली बुचर, होमलैंडर दोनों के बीच में क्या बेहतरीन स्टेयर डाउन होता है। लेकिन फिर बॉयज को पता चलता है कि कंपाउंड वी ए ट्रेन के बैग में है ही नहीं, वो पॉपक्लॉ के घर में ही है जो वो अभी अभी ताजा ताजा लेके एक आदमी के मुंह पे बैठी है और उसको तरबूज की तरह फोड़ चुकी है। बस फिर क्या था, बॉयज वहां पे पहुंचते हैं और अपने सबसे शक्तिशाली वेपन का इस्तेमाल करते हैं जो है ब्लैकमेल। नहीं ऑनेस्टली इसको देखने के बाद आई एक्चुअली स्टार्टेड टू रियलाइज कि यहां पर इंसानों के पास सबसे पावरफुल वेपन अगेंस्ट सूप्स यही है। जब मिल अभी तुम खुद देखो ना। तो बॉयज पॉपक्लॉ को ब्लैकमेल करके कंपाउंड वी की इंफॉर्मेशन लेते हैं। इधर डीप को ट्रांसलूसेंट का सिर मिलता है और सूप्स को समझ में आ जाता है कि कोई उनके खिलाफ जंग छेड़ चुका है। तो पॉपक्लॉ की इंफॉर्मेशन के आधार पे ये लोग एक बेसमेंट में जाते हैं जहां से ए ट्रेन कंपाउंड वी की जुगाड़ करता था। एंड यहाँ पर इनको एक लड़की मिलती है जिसको पिंजरे में बंद करके रखा है। फ्रेंची नाजुक दिल वाला था तो उसके अंतरात्मा जाग उठती है, वो उसको बाहर निकाल लेता है। लेकिन तब इनको पता चलता है कि वो लड़की पागल हो जाती है, वो खुद भी एक सूप है और वो वहां पे जितने भी लोग हैं उनको मारना शुरू कर देती है। फिर वो वहां से भागती है, लेकिन तब ए ट्रेन भी उसके पीछे पहुंच जाता है और मेट्रो की पटरियों पे उसको दे मार। लेकिन तभी फ्रेंची उस लड़की को बचा लेता है। वहां पे जितने भी लोग खड़े हैं उनको ए ट्रेन का नाम लेता है, तो सब आके उसके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं, तो वो उस लड़की को मारना छोड़ देता है। लेकिन फिर आता है इस पूरे सीजन का सबसे हॉरिफाइंग सीन, मतलब ये दिस वाज एक्चुअली वेयर बॉयज डिड इट फॉर मी, मतलब इट वाज लाइक कि भाई ये अलग लेवल का शो है। तो एक प्लेन हाईजैक होता है और उसको बचाने के लिए होमलैंडर और क्वीन मेव जाते हैं। क्वीन मेव इज बेसिकली डीसी की वंडर वुमन। ये दोनों प्लेन के अंदर पहुंचते हैं, हाईजैकर से लड़ने की कोशिश करते हैं एंड होमलैंडर बीइंग होमलैंडर अपनी लेजर आइज का इस्तेमाल करता है और जो प्लेन का कंसोल होता है ना उसको फ्राई कर देता है।
अब प्लेन जो है वो हाईजैकर से नहीं, नीचे क्रैश होने की वजह से खत्म होने वाला था। तो मेव उसको कहती है कि काम करो, नीचे से जाओ और इसको उठा लो जैसे सुपरमैन करता है। तो कहता है प्रैक्टिकल बनो, अगर मैं इतनी फोर्स से इसको ऊपर उठाऊंगा तो बीच में से फाड़ दूंगा प्लेन को। लोग वैसे ही मर रहे थे भाई। तो मेव कहती है अच्छा ठीक है इस बच्ची को बचा ले। तो कहता है नहीं, अगर एक को भी बचाया तो ये मुंह खोल देगी नीचे जाकर। तो कहता सबको मरना पड़ेगा। लोग भाई भीख मांग रहे हैं उनसे, तो उनको You stay back! All of you, stay back! You stay the fuck back or I'll laser you, goddammit! I'll laser every fucking one of you! Stay back! Let's go! और वो दे लेट दैट प्लेन क्रैश। और जैसे ही कम था ना, तो इस पूरे मैटर पे लोग कैपिटलाइज करते हैं। एक्चुअली इस पूरे सीजन की कोर थीम ये है कि वॉट वाले सूप्स को मिलिट्री में पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सकें। तो इस क्रैश को लेके होमलैंडर का ये कहना पड़ता है कि हमको इन्फॉर्मेशन ही लेट मिली, अगर पहले मिली होती या सूप्स मिलिट्री में होते तो ये हाईजैक ही नहीं हो पाता। मतलब उनको पूरी अथॉरिटी अगर मिल जाए तो वो सब कुछ ठीक करके रख देंगे और बस पब्लिक सपोर्ट में आ जाती है। इधर ए ट्रेन पॉपक्लॉ के पास जाता है और उससे पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता है कि आखिरकार ये कंपाउंड वी और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कौन कर रहा है। तो पॉपक्लॉ उसको बहुत ही वेग सी चीजें बताती हैं, जिसके बाद वो उसको ड्रग ओवरडोज से निपटा देता है। एंड ये करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर था। मतलब ए ट्रेन होमलैंडर के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा था। नाउ बुचर के पास एक नया प्लान है। वो एक्स मिस्टर फैंटास्टिक जो हम लोगों ने बार में देखा था ना, उस प्रीस्ट के कन्वेंशन में अपने लड़कों को लेके जाता है ताकि उसको ब्लैकमेल कर सकें और उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके। यहाँ इनको स्टारलाइट मिलती है जिसको ह्यूई थोड़ी बहुत मदद मांग करके बैक स्टेज एक्सेस ले लेता है। वो वहां पर एक स्पीच देती है अपनी असॉल्ट को लेकर जो डीप न्यूज के साथ करी थी। एंड वॉट वालों की इस बात से फटके चार हो जाती है। मतलब खत्म, कहानी खत्म। उनकी पूरी पब्लिक इमेज जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी उसने एक ही स्पीच के साथ। इधर ह्यूई इज़ीकियल, वो स्ट्रेच मिस्टर फैंटास्टिक बॉयज वाला मिस्टर फैंटास्टिक जो था, उसके कैंप में पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि होमलैंडर खुद वहां के लोगों को बैप्टाइज कर रहा है। तो वो ह्यूई को पकड़ता है, पानी में डालता है। ह्यूई को लगता है कि बाहर ही नहीं निकालेगा, लेकिन फिर भी निकाल लेता है। अब ह्यूई पानी में गीला हो चुका है। जिस फोन से उसने इज़ीकियल को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया था वो फोन ही काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी ह्यूई कहता है कि तूने मेरे साथ बचपन में गलत किया था। तो इज़ीकियल कहता है ठीक है, हो जाता है। वो बेसिकली वीकनेस है ना उनकी। तो इज़ीकियल उनको बताता है कि उसकी चैरिटी जो है वो कंपाउंड वी को वैक्सीन्स बना करके हॉस्पिटल्स में भेज रही है ताकि वहां पे बच्चों को लगाया जा सके और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। तो बिली और मदर्स मिल्क जो है वो उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां उनको पता चलता है कि बच्चे जो हैं उनको सुपर पावर्स मिल चुकी है। बेसिकली वॉट वाले क्या करते हैं कि जो उनका कंपाउंड वी है उसे बच्चों में काफी यंग स्टेज में इंजेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनके अंदर पावर्स डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई होती है। तो वहां पे सिक्योरिटी आती है और बिली बुचर जो है वो बच्चे का इस्तेमाल करके और क्या भाई उसको मजा ही आ जाता है। Holy fuck! That was diabolical! लेकिन फिर हमको बिली बुचर की भी थोड़ी बहुत बैक स्टोरी बताई जाती है। हमें बताया जाता है कि उसकी एक वाइफ थी जो पिछले 8 साल से मिसिंग है। उसकी बहन ने क्लोजर के चक्कर में उसका एक टूमस्टोन बनवा लिया, जिससे बिली बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जाकर के उस टूमस्टोन को तोड़ता है और इससे हमें समझ में आता है कि हालांकि उसकी वाइफ बेका मिसिंग है, लेकिन बिली बुचर के लिए वो मरी नहीं। इधर ब्लैक नोवार जो इस पूरी टीम का सॉर्ट ऑफ गूंगा बैटमैन है, मतलब वो कुछ बोल नहीं सकता, वो इनके हाइडआउट को डिस्कवर कर लेता है और ऑलमोस्ट फ्रेंची पे अटैक करके उसको खत्म ही कर रहा था। लेकिन वो जो लड़की थी ना जो इन्होंने बचाई थी, उसका नाम है किमिको, ये भी बोल नहीं सकती। तो ये आकर के ब्लैक नोवार के काम डाल देती है। लेकिन फिर ब्लैक नोवार उठता है और उसको बीच में से फाड़ के उसकी जान ले लेता है। वो वहां से निकल जाता है, लेकिन तब हमको पता चलता है कि किमिको मर ही नहीं सकती, वो अपने वुंड्स को हील कर लेती है। इधर वॉट वाले जो है वो मार्केटिंग के लिए होमलैंडर का एक घर और एक पूरा ड्रीम क्रिएट करते हैं कि ये अमेरिका का बच्चा है, एकदम ब्लॉन्ड हेयर, और ऐसे बताते हैं कि बचपन से ही द ग्रेट अमेरिकन नेशन में बड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से फेक है। वेट अ मिनट, ये मैंने कैसे मिस कर दिया? तो हाँ, कहाँ थे हम? बेसिकली ये सारी चीजें जो वॉट वाले मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, होमलैंडर को एक बहुत ही ड्रीमी चाइल्डहुड बेचने वाला सपना जो वो अमेरिका को दिखा रहे हैं वो फेक है। उसका एक्चुअल बचपन जो है वो एक लैब के अंदर बीता है। मतलब वो एक लैब में बड़ा हुआ और वहीं पे रहने वाले एक डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो स्टारलाइट के इस पूरे स्टेटमेंट के बाद वॉट वाले डीप को बाहर कर देते हैं। वो उससे एक पब्लिक अपॉलॉजी दिलवा करके उसको कहीं दूर भेज देते हैं और 7 का मेंबर भी नहीं, मतलब बाहर। इधर किमिको जो है वो बात नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कुछ चीजें बना रही हैं। तो बॉयज जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, और उनको जो कंपाउंड भी है उसकी भी और इंफॉर्मेशन चाहिए।
तो क्या करते हैं कि मेस्पर नाम के एक सूप को पकड़ के लाते हैं। इसकी पावर ये है कि किसी को भी टच करके उसके इमोशंस, सामने वाले के जो इमीडिएट थॉट्स हैं उनको रीड कर सकता है। तो वो सोचते हैं कि अगर ये किमिको को पकड़ेगा तो उसकी मेमोरीज और उसके थॉट्स उसको पता चल जाएंगे। तो वो जाता है, किमिको का हाथ पकड़ता है, उसके थॉट्स इतने वायलेंट है कि वो पहले तो उसका हाथ ही तोड़ देती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं भाई फिर से ट्राई कर ले। तो वो फिर से ट्राई करता है। तब उसको पता चलता है कि किमिको का एक भाई था, मतलब उन दोनों भाई बहनों को पकड़ लिया था सोल्जर्स बनाने के लिए, और वो अपने भाई की तलाश में है। अब मेस्मर जो है वो निकलता है एक नंबर का हरामी। वो सारी चीजें जाकर के होमलैंडर को बता देता है और बिली बुचर एंड उसके पूरे गैंग की फोटोज भी दिखा देता है। लेकिन बुचर को ह्यूई और स्टारलाइट के कनेक्शन का पता चल चुका है। वो उसको कहता है कि अगर तू इस सूप को यूज नहीं कर सकता तो अपना कनेक्शन तोड़ दे। वो ह्यूई को उसकी और बेका की कहानी सुनाता है और उसे बताता है कि होमलैंडर ने उसकी वाइफ के साथ कुछ बहुत बुरा किया और पिछले 8 साल से वो मिसिंग है। इधर होमलैंडर अपनी टीम को बॉयज और उनकी पूरी गैंग की फोटोज दिखाता है जिसमें ह्यूई की शक्ल भी है, जिसको देखकर स्टारलाइट एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसी ने इज़ीकियल के कन्वेंशन में उसको बैकस्टेज एक्सेस दिलवाया था। तो ह्यूई, जिसके बारे में अब इनको पता चल चुका है, तो एट्रेन ह्यूई के घर जाता है, उसके बाप के थ्रू फोन लगवाता है और कहता है कि मैं तेरे घर पे हूँ। ह्यूई अपने बाप को बचाने के लिए घर पे आता है, लेकिन तभी किमिको भी उसके साथ पीछे से चुपचाप आती है, एट्रेन की टांग तोड़ देती है। बुचर समझ जाता है कि कौन है जिसने अपना मुंह खोला। वो जाता है मेस्मर के पास और उसकी गंदी कुटाई करता है। लेकिन होमलैंडर जो है ना, इस पूरी चीज की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसने जब बुचर को स्टेयर डाउन में देखा था तो उसको उसका फेस फेमिलियर लगा था। वो थोड़ा और याद करता है, उसको याद आ जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। वो डॉक्टर वोगलबम के पास जाता है जो उसके पापा हैं और उनसे पूछने की कोशिश करता है कि वो जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद कहानी क्या रही, मतलब मैं तो पता ही नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। तो डॉक्टर साहब उसको बताते हैं कि उस पूरे कांड के बाद बेका जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो वोगलबॉम के पास आती है, उसको कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसके पास शायद पावर्स हैं। तो वोगलबॉम उसकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल की तरीके से कैरी आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो उसका पेट फाड़ के बाहर निकल आता है। बेका की वही मौत हो जाती है एंड वो बच्चा भी सरवाइव नहीं कर पाता। नाउ बुचर जो है उसके CIA में कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसने सूजन नाम की एक एजेंट से बात करी जिसने उसको कहा था कि तुम अगर कुछ भी एविडेंस लेके आओगे तो हम लोग सूप के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो उनके पास अब एविडेंस है जो कि कंपाउंड V है। इसको देखने के बाद CIA वाले स्टिलवेल को कस्टडी में ले लेते हैं एंड उसे एक्सपोज करने की सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक सूप जिसके पास एक्सप्लोड करने की पावर है वो एक मिलिट्री कंपाउंड में जाकर के सोल्जर्स को मार देता है। और इससे जो सूप्स इन मिलिट्री वाला पूरा आइडिया चल रहा था ना कि सूप्स को मिलिट्री में होना चाहिए, वो और कंसोलिडेट होने लगता है। एंड इसी चीज को और भी ज्यादा ऑब्वियस बनाने के लिए होमलैंडर एक मिलिट्री ऑपरेशन को इंटरसेप्ट करता है। मतलब वो अंदर घुसने वाले होते कंपाउंड में, तो वो जाके रोक लेता है। वहां अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको जान से मार देता है और बताता है कि कितनी आसानी से अगर सूप होगा एक मिलिट्री में तो वो बहुत आसानी से सारे मिशंस को कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट एनी ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट। All clear, boys. Mission accomplished. God bless America. और बाहर निकलता है कंपाउंड V के एक वायल के साथ, ये बताते हुए कि जो अब दुश्मन लोग हैं अब उनके पास भी कंपाउंड V है, मतलब वो अपने सोल्जर्स को एनहांस कर सकते हैं। इस पूरे मैटर के कारण सूजन सूप्स को नहीं रोक सकती बिकॉज पॉलिटिक्स। तो बुचर और ह्यूई जाते हैं मैलेरी नाम की एक एक्स CIA एजेंट से मिलने जो पहले बुचर के साथ काम करती थी, लेकिन फिर एक मिशन के दौरान लैम्प लाइटर जो कि 7 का मेंबर था जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर चुका है, उसने मैलेरी के ग्रैंड चिल्ड्रन को मार दिया। तो इस वजह से अब वो इस पूरी चीज से दूर रहती है। तो मैलेरी इनकी मदद करने से तो मना कर देती है, लेकिन बुचर को बताती है कि होमलैंडर की वीकनेस है स्टिलवेल। इधर वॉट वाले आके MM फ्रेंची किमिको को पकड़ लेते हैं। ह्यूई बुचर को कहता है कि इनको बचाने चलना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे होमलैंडर के पास जाना है। उसके बदले के आगे उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो ह्यूई जो है वो अकेला जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वो उनको बचा तो लेता है, लेकिन सिक्योरिटी धीरे धीरे करके उनको ओवर पावर करने लगती है। तो फिर स्टारलाइट की एंट्री होती है जो इन लोगों को बचाती है और फिर वहां पर आता है A-ट्रेन और ह्यूई का थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन हो ही रहा होता है, लेकिन तब A-ट्रेन को हार्ट अटैक आ जाता है। दिस इज एक्चुअली बिकॉज A-ट्रेन जो है वो कंपाउंड V का इतना ज्यादा अब्यूज करता था अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखने के लिए, तो बस उसके काम डल जाते हैं। वो मरने ही वाला होता है तो ह्यूई स्टारलाइट से कहता है 911 कॉल करके उसको बचा लेते हैं। स्टारलाइट कहती है कि अगर ये बच गया तो तेरे पीछे आना नहीं छोड़ेगा। ह्यूई कहता है ठीक है यार, कोई बात नहीं। इधर बुचर जो है उसने स्टिलवेल को पटाखों में लपेट दिया है और होमलैंडर को बुलाता है जो स्टिलवेल के छोटे बच्चे को लेके आता है। अब देखो होमलैंडर जो है ना, उसको स्टिलवेल से प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्टिलवेल के बच्चे से प्रॉब्लम है कि ये औरत मुझे दूध पिलाते पिलाते इस बच्चे के बारे में ज्यादा प्रोटेक्टिव कैसे हो सकती है। स्टिलवेल अपने बच्चे को लेकर काफी घबराई हुई है, तो होमलैंडर कहता है कि ठीक है।
was that plan again? Oh well. लेकिन सरप्राइज सरप्राइज वो मरता नहीं, उसकी आंखें खुलती हैं एक घर के सामने। वो पोर्च के बाहर है, देखता है उसकी बीवी बेका भी जिंदा है, एंड गेस व्हाट, जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वो भी। तो मतलब होमलैंडर का अब एक बच्चा है जिसके खुद के पास पावर्स हैं, और यहीं पर खत्म हो जाता है सीजन 1। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमको स्टैन एडगर नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वॉट इंटरनेशनल का एक बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव है। ये बंदा मैडलिन स्टिलवेल से भी ऊपर है, और अब क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है तो इसने 7 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डायरेक्टली अपने कंधों पे ले लिया है। वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रॉबर्ट सिंगर से बात कर रहा है कि सूप्स को मिलिट्री में होना चाहिए और क्या क्या रोल्स वो लोग प्ले कर सकते हैं। सिंगर सूप्स की रियलिटी जानता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो घंटा कुछ नहीं कर सकता। एंड 7 ने भी अब धीरे धीरे मिलिट्री को इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि ब्लैक नुआर, वो जो एक्सप्लोड करने वाला वो सूप था ना, उसको जाकर के उसकी गर्दन ही काट के ले आता है। फिर हमारे बॉयज जो है वो भागते फिर रहे हैं क्योंकि उनका सीक्रेट रिवील हो चुका है। एनी और ह्यूई के बीच में चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो गई हैं क्योंकि दोनों के मन में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन क्योंकि अब थोड़ी बहुत हिस्ट्री आ चुकी है ना, तो वो ठीक से बात नहीं कर पाते। तो स्टारलाइट गेको नाम के एक सूप को ब्लैकमेल करती है जो कि अपने लिम्स, जो बॉडी के पार्ट्स है, उनको रीजनरेट कर सकता है और इसी के थ्रू वो पैसा भी कमा रहा है। तो स्टारलाइट उसे ब्लैकमेल करके कंपाउंड वी का एक सैंपल हासिल करने की कोशिश करती है। इधर डीप पिछले सीजन में जो एक्सपोज हुआ था उसके बाद से वॉट वालों की एग्जाइल ही काट रहा है। किसी छोटे से गांव में खूब सारी दारू पी लेता है, एक वाटर पार्क में जाके ज्यादा मस्ती पेलने लगता है तो उसको जेल हो जाती है, लेकिन उसको बेल कराने के लिए आता है ईगल द आर्चर नाम का एक बहुत ही छोटा सा सूप। एंड मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि किसकी पैरोडी होगा, ग्रीन एरो की ऑफ कोर्स। अब ईगल द आर्चर जो है वो चर्च ऑफ कलेक्टिव का एक मेंबर है जो सूप्स को रिफॉर्म करने का काम करते हैं। बेसिकली एक कल्ट है। जब डीप को अपने बारे में बताते हैं तो वो निकल के जाने लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुमको वापस 7 में एंट्री करवा देंगे, और ये सुनकर वो रुक जाता है। इधर होमलैंडर की क्रेजीनेस और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ही मिसेस स्टिलवेल या उसका दूध, जिसकी एक बॉटल रखी हुई मिल जाती है भाई साहब को, तो भाई क्या मुंह लगा के जीभ लगा, मतलब क्या करके इट वाज मोमेंट था भाई। लेकिन फिर एंट्री होती है एशली की, जो कि 7 वालों की नई पीआर मैनेजर है। वो होमलैंडर को डेयर डेविल टाइप के एक दूसरे सूप से मिलवाती है जिसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है, मतलब ये देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। तो होमलैंडर उसके पास जाता है, उसके कानों के ऊपर 2 तालियां बजाता है और बस उसका काम वहीं खत्म। वो एशली को कहता है कि तुम डिसाइड नहीं करोगी कि 7 में कौन से लोग ज्वाइन करने वाले हैं, इसका डिसीजन होमलैंडर खुद लेगा। मतलब उसने 7 को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और तब एंट्री होती है स्टॉर्मफ्रंट नाम की एक और सूप की, जो इनकी नई बनने वाली सुपर हीरो मूवी के सेट पे पहुंच जाती है, और वो भी इंस्टाग्राम लाइव करते हुए। होमलैंडर इस बात को लेकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो बताती है कि वो 7 की नई मेंबर है। इस बात पे होमलैंडर कुछ करता तो कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रही थी। जिसके बाद वो स्टॉर्मफ्रंट को कन्फ्रंट करता है, तो वो कहती है देखो तुम स्टैन एडगर से बात कर लेना, मुझे उसी ने रखा है। तो होमलैंडर जाता है स्टैन एडगर के पास, जो उसको 4 बातें और सुना देता है, ये बोल के कि तू अपने आप को बहुत ऊंचा मत समझ, वॉट इंटरनेशनल तुझे कभी भी रिप्लेस कर सकता है, और उनका सबसे प्राइस्ड पोजीशन तुम नहीं बल्कि कंपाउंड वी है। इधर बॉयज जो हैं उनको एक सूप के बारे में पता चलता है एक कैमरे की फुटेज के थ्रू, जिसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं। तो इसी बात को लेकर जब वो पुराने CIA की एजेंट सूजन से मिलने जाते हैं तो वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनको बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नाक से खून बहता है और उसका सिर तरबूज के जैसे फट जाता है। अब ये सारा कांड जब हो रहा था तो बिली बुचर की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। एज इट टर्न्स आउट, But don't you worry. Daddy's home. कि सीजन 1 के एंड के बाद जब वो बेका को देख लेता है तो होमलैंडर उसको फिर से बेहोश करता है और फिर उसकी नींद खुलती कहीं और तब से लेकर अभी तक वो बेका को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो बेका जो है वो बेसिकली एक सेफ फैसिलिटी में है जहां पर होमलैंडर ने उसको ढूंढ निकाला है। वो अपने बेटे रायन से मिलने जाता है और बेका इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जाकर के इस फैसिलिटी के हेड से बोलती है कि भाई हमको यहाँ से हटा दो, होमलैंडर आ चुका है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर उसका इन्फ्लुएंस पड़े। तो वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, तुम्हें कहीं भी मूव करेंगे तो होमलैंडर तुमको ढूंढ निकालेगा। द ओनली वे थ्रू दिस इज कि होमलैंडर कुछ टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करेगा और फिर वो बोर होकर मूव ऑन कर जाएगा। इधर स्टॉर्मफ्रंट जो है वो और भी ज्यादा अनोइंग होती जा रही है 7 के लिए, एशली के लिए, क्योंकि वो लोग लगातार ही इसके स्टेटमेंट्स का, इसकी हरकतों पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं और वो नई नई कांड करती जाती है। इधर दूसरी तरफ क्वीन मेव की भी थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री उजागर होती जा रही है। इट टर्न्स आउट कि वो एलेना नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन होमलैंडर
होमलैंडर क्योंकि क्वीन मेव को पसंद करने लग जाता है तो उसे मजबूरी में आकर एलेना से अपनी रिलेशनशिप तोड़नी पड़ती है, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करती तो होमलैंडर एलेना को तोड़ देता और मेव को कतई बर्दाश्त नहीं था। लेकिन रिलेशनशिप टूटने के बाद भी मेव स्टिल हैज फीलिंग्स फॉर हर। फिर वो जो थोड़ी देर पहले टेलीकाइनेटिक पावर्स वाला सूप देखा था ना, तो बॉयज उसको ट्रैक डाउन कर लेते हैं एंड इट टर्न्स आउट कि वो किमिको का भाई केंजी है। बिली बुचर उसको निपटाने की कोशिश करता है लेकिन वो सब मिलकर उसको रोक देते हैं। यू सी, बिली बुचर जो है उसने मैलरी के साथ एक डील करी थी कि अगर वो केंजी को मैलरी के हवाले कर देगा तो मैलरी जो है वो उसको बेका की लोकेशन बता देगी। प्लस इसके ऊपर से ये भी पता चलता है कि केंजी जो है वो इतने सालों तक काफी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग से गुजर चुका है, इसी वजह से वो जितने भी अमेरिकन हैं उनको एक थ्रेट कंसिडर करता है और उनको किसी भी कीमत पे मारना चाहता है। तो ये लोग उसके हाथ पैर बांध के उसको एक बोट पे बैठाते हैं और मैलरी के पास ले जाने लगते हैं। इधर हमें पता चलता है कि ए ट्रेन जो है वो वापस तो आ चुका है लेकिन उसको एक हार्ट कंडीशन है। मतलब वो जब भी पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है उसकी हार्ट बीट तेज होती है तो उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, बहुत सीवियर पैल्पिटेशंस होते हैं और लगता है कि हार्ट कभी भी फट सकता है। तो वो स्टारलाइट को पकड़ लेता है कंपाउंड वी का एक सैंपल चोरी करते हुए और कहता है कि मैं जाके होमलैंडर को बता दूंगा। तो स्टारलाइट कहती है ठीक है, तू होमलैंडर को ये बता दे, मैं पूरी दुनिया को ये सबूत दे दूंगी कि तूने पॉपक्लॉ को ड्रग ओवरडोज से मारा था। तो ये ट्रेन कहता है चल ठीक है, अपन दोनों एक दूसरे की बात किसी को नहीं बताते। लेकिन स्टारलाइट जो कंपाउंड वी वाली बात थी वो मीडिया में लीक कर देती है और ऑल्दो ये इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा लेकिन कई सारे सूप्स जो है वो इसको बहुत अच्छे से नहीं लेते, बिकॉज दे रियलाइज कि अगर उनके माँ बाप उन्हें बचपन में कुछ पैसों के लिए वॉट इंटरनेशनल को नहीं बेचते तो उनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट हो सकती थी। मतलब वो नॉर्मल हो सकते थे, लेकिन इस दुनिया में कौन ही नॉर्मल रहना चाहेगा, तुम रहोगे। इधर होमलैंडर जो है वो अपने बेटे रायन के साथ में कुछ डैडी टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। तो वो पहले उसको उड़ना सिखाता है बट इट डज नॉट वर्क। जो चीज काम करती है वो है इमोशन। जैसे ही रायन को पता चलता है या उसको ये सेंस होने लगता है कि उसकी माँ बेका खतरे में है, वो होमलैंडर को जोर से धक्का मारता है एंड तब होमलैंडर समझ जाता है कि मेरा बेटा। इधर बॉयज बोट पे जा ही रहे होते हैं कि तभी इस 7 वालों को पता चल जाता है इनके बारे में और वो लोग डीप को भेजते हैं जो अपनी सारी डॉल्फिन, शार्क, वेल वगैरह ले करके इनको इंटरसेप्ट करने पहुंच जाता है। और एक बहुत ही बैडास से सीन में बुचर एक वेल के अंदर अपनी बोट को घुसेड़ देता है। अब एक बहुत ही ब्लडी गोरी सीन के बाद ये लोग वहां से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन होमलैंडर के साथ में बाकी 7 के मेंबर्स भी वहां पहुंच चुके हैं। ए ट्रेन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन टनल्स पे इनको ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका हार्ट फिर से उसका साथ नहीं देता। तो होमलैंडर फाइनली ह्यूई को पकड़ लेता है और स्टारलाइट को कहता है कि मार इसको। वो मारने के लिए थोड़ा हेजिटेट करती है कि तभी वहां पर केंजी आ जाता है जो वहां पर काफी सारी चीजों को गिरा करके मोमेंटरीली चीजों को रोक देता है। एंड जानते हो मैंने मोमेंटरीली क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही किमिको और केंजी भागते हैं इनके पीछे स्टॉर्मफ्रंट पहुंचती है और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके की फाइट देखने को मिलती है जिसमें कई सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि इस यूनिवर्स में कौन ही होगा जिसको सुपर पावर नहीं चाहिए होगी। तो वो सारे लोगों को मारने के बाद भी स्टॉर्मफ्रंट को चैन नहीं पड़ता। वो केंजी के पहले हाथ तोड़ती है और फिर गर्दन मरोड़ के उसको मार देती है और कुछ ऐसा बोलती है जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। बस इतना कहूँगा कि शी इज़ अ रेसिस्ट बिच एंड ऑफ कोर्स शी गेट्स द क्रेडिट क्योंकि उसने एक देश को खतरा पहुंचाने वाले नौजवान की जान ले ली है। होमलैंडर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है तो वो एक कैबिन में जाता है जहां पर हमको स्टिलवेल देखने को मिलती है। सॉरी ये एक्चुअली स्टिलवेल नहीं है, इस सूप का नाम है डॉपलगैंगर जो किसी का भी रूप ले सकता है। तो होमलैंडर ने उसको एक कैबिन में रखा हुआ है ताकि अपनी नीड्स को पूरा कर सके। तो डॉपलगैंगर जो है वो बस होमलैंडर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मैलरी और बुचर की फिर मुलाकात होती है और वो जो सूजन नाम की CIA एजेंट थी ना जिसका सर ऐसे तरबूज की तरह फटने से मौत हुई थी, उसके बारे में मैलरी बताती है कि सूजन जो है वो लिबर्टी नाम की एक सूप को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिससे पहले उसकी जान गई। ये सूप जो है वो 70s में ऑपरेट किया करती थी और उसके बाद वैनिश हो गई। लेकिन पता नहीं सूजन इसको क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो वो कहती है कि बुचर तुम देख लो और इसके साथ में वो बुचर को बेका का पता भी बता देती है। इधर होमलैंडर जो है वो स्टारलाइट को लिफ्ट में कन्फ्रंट करता है और कहता है कि तूने उसको मारा क्यों नहीं, तू हेजिटेट कर गई। और वो गुस्से में आकर उसका गला दबाता है। मुझे तो लग रहा था कि यहीं खत्म, पर लेकिन बच जाती है, जिंदा बचती है। तो वो जो लिबर्टी वाली इंफॉर्मेशन थी उसको पता करने के लिए ह्यूई, MM और स्टारलाइट निकल पड़ते हैं एक रोड ट्रिप पे। इस रोड ट्रिप पे थोड़ा गाना बजाना होता है, कुछ और भी बचता है लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। मेन पॉइंट इज कि ये लोग एक ऐसी लेडी से मुलाकात करते हैं जिसने 70s के टाइम पे लिबर्टी नाम की सूप को देखा था। वो बताती है कि उसकी आंखों के सामने जब वो छोटी बच्ची थी तब लिबर्टी ने उसके बाप की जान ली थी और उसको कुछ रेसिस्ट चीजें बोलकर, जिसका मतलब ये है कि लिबर्टी उस टाइम पे जो थी शी वॉज अ रेसिस्ट बिच।
और उसके भी ऊपर से वो उनको ये बताती है कि लिबर्टी आज भी जिंदा है, उसने बस अपना नाम बदल लिया है क्योंकि वो स्टॉर्म फ्रंट बन चुकी है। इधर बेका और बुचर की मुलाकात होती है जो बुचर को बताती है कि वो आज इसीलिए जिंदा है क्योंकि बेका ने होमलैंडर से कहा था कि अगर उसने बुचर को कुछ भी किया तो बेका अपने आप को मार लेगी और होमलैंडर के बेटे रायन को बोलेगी कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार उसके खुद के पापा ही हैं, व्हिच आई मस्ट से इज अ वेरी क्लेवर सॉल्यूशन टू इतने मौके होने के बाद भी होमलैंडर ने उसको मारा क्यों नहीं। लेकिन होमलैंडर के फिलहाल प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। वो एक इंटरव्यू देने बैठता है तो वो जो इंटरव्यू ले रही है वो उसको कॉर्नर कर देती है ये बोलकर कि 7 में जो है डाइवर्सिटी ही नहीं है। तो वो कहता है भाई यार अभी क्या करूँ, तो वो हड़बड़ाहट पे आकर के बता देता है कि मेव लेस्बियन है, उसका एक रिलेशनशिप थी, देखो कितनी बड़े। तो वो दुनिया के सामने बता देता है कि मेव लेस्बियन है, जिस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पर होमलैंडर की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है क्योंकि स्टॉर्म फ्रंट जो है वो भी अपने फैंस को गुस्से में डाले जा रही है, वॉट के खिलाफ एक कैंपेन चला रही है। होमलैंडर उसको कन्फ्रंट करता है तो कहती है देखो दुनिया में सबसे लॉयल फैंस वो होते हैं जो गुस्से में रहे। तो ये होमलैंडर का सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो जा करके रात में उस कैबिन के अंदर डॉपलगैंगर पे निकलता है जिसको अब स्टिलवेल की जरूरत नहीं है तो वो उसकी गर्दन ही निपट मतलब ऐसा। फिर हमें दिखाते हैं कि होमलैंडर एक हॉस्टेज सिचुएशन या कुछ ऐसे एक सिचुएशन होती है जिसको हैंडल करने के लिए जाता है तो वहां अपनी लेजर के थ्रू एक बच्चे की जान ले लेता है। उस बात से बहुत ज्यादा आउटरेज हो जाता है तो एशली उसको कहती है कि देखो हमारी टीम हैंडल कर लेगी, तुमको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब होमलैंडर अपने आप के नहीं सुनता तो वो उसकी कैसे सुन लेता। तो वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर थोड़ा आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश करता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो गुस्से में आके सबको लेजर से पेल देता है, एक पूरी भीड़ का एरिया ही साफ कर देता है जैसे घास काट रहा हो। लेकिन ये उसका इमेजिनेशन था। यहाँ पे हमें कांग्रेसमैन विक्टोरिया न्यूमैन नाम की एक नई कैरेक्टर भी दिखाई जाती है जो कि वॉट इंटरनेशनल के खिलाफ और कंपाउंड वी के खिलाफ एक कैंपेन लड़ रही है और पॉलिटिक्स में ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब बिली बुचर सोचता है कि उसे बेका को बचाना तो है, तो वो क्या करता है कि अपने दोस्तों को अलविदा बोल के अपनी आंटी के घर जाता है। लेकिन एमएम और ह्यूई उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो उसकी गाड़ी में बैठते हैं, वो भी उसकी आंट के घर पहुंच जाते हैं। बुचर उनको समझा के वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसको अपनी गाड़ी के मिरर में ब्लैक नोयर दिखता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये हरामी उसको ट्रैक कर रहा है तो वो अपने घर में वापस जाता है, एमएम और ह्यूई को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और वो लोग एक गैस लीक का बहाना करके वहां पर फायर ब्रिगेड और काफी सारी अथॉरिटीज को बुलवा लेते हैं। इस थोड़े बहुत टाइम को यूटिलाइज करके ये लोग एक एम्बुश प्लान करते हैं और वहां पर घर में ही कुछ बॉम्ब्स वगैरह लगा देते हैं। पैनिक रूम में छुप कर ये खुद सुनते हैं कि ब्लैक नोयर आया, उसने 1 बॉम्ब ट्रिगर किया, 2 बॉम्ब ट्रिगर किए, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। तो जा करके उससे लड़ाई होती है और काफी बढ़िया सीन है जहां पर बुचर क्रोबार से उसको मारता है लेकिन ब्लैक नोयर को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता और अल्टीमेटली जो चीज काम करती है वो है ब्लैकमेल। एज इट टर्न्स आउट कि ब्लैक नोयर जो है वो स्टैन एडगर के लिए काम कर रहा था और उसके पास एक कैमरा था जिसमें बिली बुचर उससे डायरेक्टली बात करता है और उसको कहता है कि अगर तूने इस अपने टटपुंजे को रोका नहीं तो मैं रायन, बेका और होमलैंडर तीनों का राज खोल दूंगा दुनिया के सामने। तो कहता है चल ठीक है यार, रुक जाते हैं। इधर स्टारलाइट और स्टॉर्म फ्रंट दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। स्टॉर्म फ्रंट स्टारलाइट से कहती है कि उसको पता है कंपाउंड वी वाली पूरी इन्फॉर्मेशन मीडिया में उसी ने लीक करी थी। दोनों के कन्फ्रंटेशन के बाद फिर स्टॉर्म फ्रंट होमलैंडर के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करती है, फिर दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं हवा में। तो हुआ क्या था कि स्टारलाइट जब स्टॉर्म फ्रंट के ईमेल में उस पर स्पाई करने की कोशिश कर रही थी तब उसे एक पर्टिकुलर नाम काफी ज्यादा दिखा था और वो था सेज ग्रुप। तो वो सेज ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करते हैं, दे रियलाइज कि वो एक हॉस्पिटल है जहां पर वो सूप्स रहते हैं जो मेंटली फक्ड अप है। और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है लैम्प लाइटर से, वही 7 का जो स्टार्टिंग में मेंबर दिखाया था, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में मारा गया था। एज इट टर्न्स आउट ही इज स्टिल अलाइव। ये देखते ही फ्रेंची अपना आपा खो बैठता है क्योंकि इनकी अपेरेंटली एक पीछे हिस्ट्री रह चुकी है, उस पर भी आगे बात करी जाएगी। और इसी पूरे हादसे में वो लोग एक प्रिजन का दरवाजा जला देते हैं जिसमें से एक बहुत ही पावरफुल सूप अनलीश होती है और वो अपनी शक्तियों से सारे के सारे मेंटली और वो अपनी पावर से वहां पर जितने भी सूप्स लॉक्ड है उन सबको आजाद कर देती है। फिर फ्रेंची और लैम्पलाइटर एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं तो लैम्पलाइटर बताता है कि वो मैलरी के लिए काम कर रहा था, मतलब उन लोगों ने लैम्पलाइटर को ब्लैकमेल किया और अपने लिए काम करवाना शुरू कर दिया और वो उस रात मैलरी को जान से मारने आया था। उसे नहीं पता था कि उस घर में उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, अगर उसे पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली फ्रेंची की थी, मतलब फ्रेंची वो सपोज टू स्टैंड गार्ड, लेकिन क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो था उसने ओवरडोज कर लिया था तो फ्रेंची वहां से
से भाग जाता है तो इन अ वे फ्रेंची भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल उन बच्चों की डेथ के लिए। और इसी हादसे के बाद से लोग डिसबैंड हो जाते हैं एंड दैट एक्सप्लेन्स कि मदर्स मिल्क जो है वो फ्रेंची को जब मिले थे तो वो उसको मारने के लिए क्यों दौड़ रहा था। लैम्पलाइटर इनको बताता है कि इस फैसिलिटी में वो लोग एडल्ट्स के ऊपर कंपाउंड बी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि कितना कुछ सक्सेसफुल रहता है। जो फेल हो जाता है उनको लैम्पलाइटर जला करके एविडेंस ही मिटा देता है। तभी वहां पर स्टॉर्म फ्रंट आती है, वो उस पावरफुल सूप को शॉक करके वहीं पे ठिकाने लगा देती है, लेकिन लैम्पलाइटर फिर भी इन लोगों की जान बचा लेता है उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके। इधर एलेना को मेव के फोन में वो प्लेन वाला वीडियो मिल जाता है, वो जो हाईजैकिंग हुई थी ना सीजन 1 में और वो जो पूरा कांड हुआ था, तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अभी मेव के फोन में है। ये देखकर एलेना घबरा जाती है, लेकिन मेव उसको कहती है कि ये उसने होमलैंडर को ब्लैकमेल करने के लिए रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ स्टॉर्म फ्रंट जो है वो होमलैंडर से अपने पास्ट को कन्फेस करती है। वो बताती है कि उसका नाम क्लैरा वॉट था, जो कि हिटलर के टाइम से जिंदा है। ये एक्चुअली फ्रेडरिक वॉट जिसने कंपाउंड वी क्रिएट किया था उसकी वाइफ थी, और फ्रेडरिक वॉट ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मतलब सबसे पहला इंजेक्शन इसी को दिया था। मतलब ये सबसे पहली सूप है। और वो जो पूरी उसकी आइडियोलॉजी है ना, जो वो पूरा सुप्रीमेसी वाली चीज है, वो यहाँ पे इस टाइम पे दोबारा होमलैंडर के साथ क्रिएट करना चाहती है। और ये सुन के होमलैंडर तो भाई मजे में। अब बॉयज के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो विक्टोरिया न्यूमैन को अपनी गैंग में शामिल करते हैं और उसको सारी चीजों के बारे में बताते हैं। बिली बुचर अपने बाप से जाके मिलता है, एनी अपनी माँ से मिलती है। एज इट टर्न्स आउट कि दोनों ही हरामी हैं। इस वजह से सूप्स को पता चल जाता है कि एनी कहां पर है। वो उसको पकड़ के एक सेल में लॉक कर देते हैं। इधर स्टॉर्म फ्रंट और होमलैंडर दोनों ने हाथ और पता नहीं क्या कुछ मिला लिया है, तो वो पहले अपने फैंस को गैसलाइट करते हैं। फिर वो जाते हैं रायन के पास, और रायन से मिलने के बाद होमलैंडर उसको अपने साथ उड़ा के ले जाता है। ये देखकर बेका बिल्कुल भी खुश नहीं होती और घबराने लगती है। इधर ह्यूई एनी को बचाने के लिए वॉट टावर को इन्फिल्ट्रेट करता है लैम्पलाइटर के साथ, जो स्टैच्यू के सामने पहुंचकर अपने आप को ही निपटा लेता है। इस वजह से इमरजेंसी सायरन्स बजने लगते हैं और एनी जो है उन्हीं सायरन्स की लाइट का इस्तेमाल करती है और अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लेती है और वहां से भाग निकलती है। लेकिन तभी उसे ब्लैक नोयर मिलता है और इनके बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है। एनी हारने ही वाली थी कि तभी वहां पर क्वीन मेव आती है और ब्लैक नोयर का मास्क ऊपर करके उसको आलमंड जॉय खिला देती है। और हम सबको पता चलता है कि ब्लैक नोयर आलमंड जॉय से इसीलिए नफरत करता था क्योंकि उसको नट एलर्जी है ना। होमलैंडर और पूरे वॉट के खिलाफ एक कोर्ट केस स्टार्ट हो चुका है जिसको विक्टोरिया न्यूमैन लीड कर रही है, जो कि पूरा CIA ने कंपाउंड वी और ये सारे जो सबूत इकट्ठा किए थे। और उसमें जो चीफ विटनेस है ना वो डॉक्टर वोगलबॉम है। बिली बुचर उसको धमकी देके और वही जो शक्ति है ना ब्लैकमेल की, वो लेकर के वहां पे लेके आ चुका है ताकि वो सारी चीजों पे कन्फेस करे। और ये शुरू हो ही रहा होता है कि तभी एक एक करके इनकी नाक से खून बहने लगता है और अनार, तरबूज, संतरों की तरह इनके सिर फूटने लगते हैं जैसे सूजन के साथ में हुआ था। तो अब इनके पास सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी इन लोगों को मतलब सूप्स को मिलिट्री में डालने का फैसला कर रही है। तो एनी कहती है कि अगर ये लोग मेव से बात करें और उससे टेस्टिफाई करवा लें तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। लेकिन उसके पास पहुंचने पे इनको पता चलता है कि भाई उसकी हालत खराब है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है और ये नशे वशे करने लग गई है। तो सारे ऑप्शन खत्म। लेकिन फिर एंट्री होती है ए ट्रेन की, जो इनके पास आता है और इनको कहता है कि उसके पास स्टॉर्म फ्रंट को लेकर कुछ सबूत है। वो स्टॉर्म फ्रंट वाली पूरी फाइल इन लोगों को दे देता है। और इसका रीजन ये नहीं है कि ए ट्रेन अब पूरी तरह से सुधर चुका है, इसका रीजन ये है कि स्टॉर्म फ्रंट इज अ रेसिस्ट बिच। तो होमलैंडर क्योंकि रायन को लेके उस फैसिलिटी से बाहर निकल चुका था, तो बेका बहुत घबरा चुकी है। तो वो भी जैसे तैसे करके उस फैसिलिटी से एस्केप करती है, बुचर से मुलाकात करती है और बुचर कहता है कि ठीक है वो रायन को बचाने में उसकी मदद करेगा। तो ये सब लोग मिलकर स्टैन एडगर से एक डील करते हैं और वो भी डील करने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि होमलैंडर जो है वो धीरे धीरे पावर गेन कर रहा है। स्टैन एडगर, वॉट इंटरनेशनल, 7 और पब्लिक जो है उन सब लोगों के ऊपर से अपना इन्फ्लुएंस कम होता हुआ देख पा रहा है और उसको लग रहा है कि स्टॉर्म फ्रंट और होमलैंडर जो है वो उससे कंट्रोल छीनते जा रहे हैं। तो इसीलिए वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले वो जो स्टॉर्म फ्रंट की पूरी फाइल्स थी उसको मीडिया में लीक कर देते हैं, जिस वजह से स्टॉर्म फ्रंट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर इसके बाद होमलैंडर जो उसी सेम कैबिन में जहां पर कुछ दिनों पहले तक डॉपलगैंगर के साथ अय्याशियां लूट रहा था, रायन को ज्ञान पेल रहा होता है, तब हाई पिच नॉइज से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो जाकर के उस नॉइज को इन्वेस्टिगेट करता है, तब तक बेका और बुचर आकर के उस बच्चे को वहां से निकाल लेते हैं। इस चीज से होमलैंडर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और जो 4-6 गार्ड्स वहां पर आए थे उनके बहुत गंदे काम डालता है वो। लेकिन स्टॉर्म फ्रंट भी अब बैटल का पार्ट बन चुकी है। वो आई है लोगों को रोकने के लिए। वो सबसे पहले तो बेका की कार उठा करके फेंक देती है, हालांकि बेका उससे बच के निकल आती है। लेकिन फिर देखने को मिलती है एक लेडीज वाली कुटाई। किमिको, मेव और स्टारलाइट मिलके जो कुटाई लगानी शुरू करते हैं ना स्टॉर्म फ्रंट की, वो कुछ नहीं कर पाती, उड़ के भाग निकलती है वहां से। वो पहुंचती है सीधे बेका के पास, जो उसकी आंख में छुरा भोंक के उसकी आंख ही फोड़ देती है। और इस बात से भयंकर गुस्सा आती है स्टॉर्म फ्रंट को, तो वो बेका का गला पकड़ लेती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि रायन जो है वो अपना आपा खो देता है और उसकी आंखों से लेजर निकलती है, जिससे स्टॉर्म फ्रंट जो है वो सिक जाती है। नहीं मतलब
उसके हाथ पैर पूरे जल के खत्म हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है ना, शी इज लाइक कुक्ड क्वाइट लिटरली। लेकिन इसी प्रोसेस में बेका जो है उसको भी काफी भयानक चोट लगती है, उसके गले से काफी खून बहने लगता है। बिली वहां पहुंच जाता है, उसको देखता है, उसको अच्छा नहीं लगता है इस हालत में देखकर। बेका मरने वाली है, मरने से पहले वो बुचर से प्रॉमिस लेती है कि इस पूरी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रायन के ऊपर नहीं आएगी, मतलब बेका की मौत के लिए रायन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, इनफैक्ट बुचर को उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो वो प्रॉमिस लेता है और इसी के साथ बेका की वहां पे डेथ हो जाती है। अब तभी वहां पर होमलैंडर आता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में, वो अपने बेटे को वहां से लेके जाने वाला है, लेकिन तब उसके सबसे बड़े वेपन को उसके खिलाफ यूज किया जाता है और वो है ब्लैकमेल। बिकॉज क्वीन मेव वो प्लेन वाले वीडियो को लेकर उसके सामने आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी कांड किया तो दुनिया के सामने ये वाला वीडियो पहुंच जाएगा। और होमलैंडर वो उसको भाई प्यार चाहिए आदमी को, तो बस वो पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाते हैं कि विक्टोरिया न्यूमैन जो है उसने ह्यूई को अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए हायर कर लिया है और फिर रिवील किया जाता है कि वो जो तरबूज, संतरे और अनार की तरह सिर फोड़ने वाला सूप था ना, वो यही है। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसके पास ये सारी शक्तियां कहां से आई, ये सारी चीजें अगले सीजन में हमको पता चलेगी। लेकिन ये सीजन एंड होता है होमलैंडर के साथ, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर हिला रहा है। I can do whatever the fuck I want. I can do whatever the fuck I want. दुनिया भाई दुनिया हिलाने का काम कर रहा है और बस यही सीजन खत्म हो जाता है। अब इस पूरी बकैती के बाद शुरुआत होती है सीजन 3 की। तो स्टॉर्मफ्रंट ने जो कुछ भी किया था उसके ऊपर वॉर्ड वालों ने मूवी बना करके उसको एक नाजी बिच बता दिया। इधर बॉयज पीछे लगते हैं टर्माइट नाम के एक सूप के, जो कि छोटा बड़ा हो सकता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल ये बहुत भले भले कामों के लिए कर सकता था, लेकिन ये पाउडर में लोटपोट करके और घर के पाइप सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश करता है, बस इतना समझ लो। लेकिन क्योंकि पाउडर में लोटपोट किया हुआ था तो उस वजह से इसको छींक आती है और उस कारण से घर का जो पूरा सीवेज सिस्टम है वो फट जाता है। लेकिन बिली बुचर उसके बाद भी आकर के इसको पकड़ लेता है। इधर हम ह्यूई को देखते हैं जो विक्टोरिया न्यूमैन का असिस्टेंट बन चुका है और अब इसकी शान है। लेकिन तभी इसको एक ऐसा बंदा मिलता है जो विक्टोरिया को नाडिया कह के बुलाता है। हालांकि इस बंदे को ऑफिस के बाहर खदेड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ह्यूई को लगता है कि दाल में कुछ तो गड़बड़ है। दाल में तो काला होता है, गड़बड़ मतलब काला भी होगा। बॉयज का वीडियो है भाई, मेरे पे कोई रेसिस्ट वो रिमार्क नहीं फेंकेगा। इधर सीजन 2 के इवेंट्स के बाद रायन को सीआईए के सेफ हाउस में डाल दिया है, जहां पर मैलरी उसका ध्यान रख रही है और बिली बुचर आकर उससे मिलता रहता है। दूसरी तरफ डीप अपने चर्च वाले पूरे फेज से बाहर निकल के वापस आ चुका है। नाउ ही हैज ए वाइफ जिसका नाम कैसेंड्रा है और ये थोड़ी सी वियर्ड एंड कंट्रोलिंग है। ये धुरंधर का असर कंट्रोल को कंट्रोल बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका होमलैंडर पे एक अलग ही असर है। वो पूरी तरह से नम हो चुका है। वो मीडिया, प्रेस, सबके इंटरव्यूज दे रहा है, इस मूवी को देख रहा है। एवरीथिंग दैट ही डज वो एकदम नम है, उसको कोई भी चीज पता नहीं चल रही है और उसके इमोशंस जैसे अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि अब इसका पॉलिश करने के लिए कोई नहीं बचा। ईगो। स्टॉर्मफ्रंट हमें पता चलता है कि जिंदा है, अगर तुम इसको जिंदा बोलोगे तो, मतलब हाँ यू कैन कॉल इट जिंदा। लेकिन इस हालत में भी वो जितना कर सकती है उतना थोड़ा बहुत पॉलिश कर ही दे रही है। एंड होमलैंडर का ए ट्रेन के साथ में जो पूरा कन्फ्रंटेशनल सीन है ना, इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाट एक्चुअली ही इज गोइंग थ्रू। Fastest man alive, what a fucking joke. What did you say? Nothing. Nothing? What did you say to me? I'm sorry. Shit. Say it. Say it! Sorry. I'm sorry. इधर हम लोग स्टैन एडगर को रॉबर्ट सिंगर से बात करके उसको टेम्प वी नाम की एक नई ड्रग के बारे में बताते हुए देखते हैं, जो अडल्ट्स को देके उन्हें सूप्स बनाया जा सकता है। लेकिन सिंगर इस ड्रग को रिजेक्ट कर देता है, ये बोल के कि वॉट की इमेज खराब हो चुकी है और इस ड्रग को, जो कि अनचेक्ड अनटेस्टेड है, उसे आर्मी में वो जाने नहीं दे सकता। ह्यूई और बिली के बीच में भी चीजें कुछ ठीक नहीं है, इनके भी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। बिली को ऐसा लगता है कि ह्यूई उसको होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहा है और कभी भी अपनी चीजों का चार्ज नहीं लेता। और जब बिली बुचर को कोई भी लीड नहीं मिलती, तब उसके पास आती है क्वीन मेव, जो उसे सोल्जर बॉय के बारे में बताती है। ये 1980s में ऑपरेट करने वाला एक सुपर हीरो था जो कि पेबैक नाम की एक टीम को लीड करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सोल्जर बॉय मारा गया या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो बुचर से कहती है कि सोच के देखो, अगर कोई ऐसा वेपन है जो इतना शक्तिशाली है कि सोल्जर बॉय को खत्म कर दे, तो होमलैंडर को तो हरा ही सकते हैं। तो वो उसे देती है वही सेम टेम्प वी और बस बिली बुचर लग जाता है उस वेपन की तलाश में। बुचर टेम्प वी को लेकर अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड है कि उसे ले या नहीं। उसको थोड़े बहुत हैलुसिनेशंस होने लगे हैं, थोड़े विजन्स दिखाई देने लगे हैं। और इसी बीच होमलैंडर बिली के घर पे आता है और इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा कन्फ्रंटेशन भी होता है। ये सीन एक्चुअली देखने लायक है। In the end, only one of us left standing. Isn't that what you
fucking right. More than anything. I look forward to it. लेकिन फिर वो जो स्टार्टिंग में बंदा दिखाया था ना, जो विक्टोरिया न्यूमैन को नाडिया कह के बुला रहा था, तो विक्टोरिया उससे मिलती है और हमको ये रिवील किया जाता है कि दोनों एक अनाथ आश्रम टाइप की फैसिलिटी में एक साथ बड़े हुए और सुख दुख के साथी हैं। दोनों ने एक ही तरह का ट्रॉमा फेस किया है और इस बात को कंफर्म करने के बाद विक्टोरिया उसको जान से मार देती है। लेकिन ह्यूई ये चीज चुपचाप खड़े होके ऑब्जर्व कर रहा था एंड नाउ ही नोज दैट विक्टोरिया न्यूमैन इज अ सूप। इधर बुचर जो है एमएम के पास जाता है, जिसकी ऑलरेडी सोल्जर बॉय के साथ में हिस्ट्री है। एक्चुअली हुआ क्या था कि सोल्जर बॉय रिस्पॉन्सिबल था एमएम के दादाजी की मौत के लिए और उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए उसके पिताजी ने अपनी पूरी लाइफ उसके ऊपर ऑब्सेस करके निकाल दी और अब एमएम भी कहीं ना कहीं उस स्टेज पे अटका हुआ है। तो उसी पे बैक वाली लीड को ट्रैक करते हुए फ्रेंची और किमिको पहुंचते हैं एक मेले टाइप की जगह पे, अगर तुम इसको मेला बोलना चाहोगे तो, और वहां इनकी मुलाकात होती है पे बैक के एक मेंबर क्रिम्सन काउंटेस से, जिसका सोल्जर बॉय के साथ कुछ था। तो उसको कन्फ्रंट करने पे वो अटैक करना शुरू कर देती है, जैसे तैसे भागते हैं और वो मतलब वो उड़ा देती है एक आदमी को। लेकिन ह्यूई एक्चुअली सही लीड्स को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि विक्टोरिया न्यूमैन ने जिस बंदे को मारा था उन सारी चीजों को ट्रैक करके ह्यूई पहुंचता है रेड रिवर्स नाम की एक फैसिलिटी में। ये फैसिलिटी जो बच्चे सूप्स होते हैं ना, उनको पढ़ाने और उनको ग्रो अप करने के लिए यूज करी जाती है और विक्टोरिया एंड वो बंदा भी यहीं पर ग्रो अप करे थे। और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम बताया गया है टेडी स्टिलवेल। ये एक्चुअली में सीजन 1 में मरने वाली मैडलिन स्टिलवेल का ही बच्चा है, जिसको होमलैंडर ने मारा नहीं, मतलब उससे परेशान ही था ना, उससे जलता था वो। तो आई एक्चुअली थॉट कि व्हाई वुड ही कीप हिम अलाइव, लेकिन जिंदा है और सुपर पावर्स भी हैं। तो ह्यूई रेड रिवर्स पहुंच के वहां के डेटा को हैक करता है और तब उसे पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन जो है उसको स्टैन एडगर ने बड़ा किया है। नाउ बुचर जो है उसको सोल्जर बॉय पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो ढूंढता है गन पाउडर नाम के एक सूप को, जिससे पहली बार कन्फ्रंटेशन में तो वो बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, लेकिन फिर बुचर टेम्प वी लेके आता है और उसको गंदा कूटता है, मतलब गंदा। और इन्फो मिलने के बाद भी टेम्प वी का इफेक्ट है या बुचर अपने आप में ही सूप हेटिंग कैरेक्टर है, तो वो गन पाउडर खत्म ही कर देता है, मार मार के खत्म कर देता है। एंड इसी रेज में हम लोग बिली की ये वाली पावर भी देखते हैं, जो काफी हद तक होमलैंडर जैसी हीट विजन है, बट बेटर एंड कूल लुकिंग। इधर होमलैंडर जो है वो कॉन्स्टेंटली लोगों का हरासमेंट झेल रहा है और उसको एक फेस मेंटेन करके रखना है, तो वो स्टेज पे एकदम अपना आपा खो देता है और कहता है देखो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, लेकिन फिर भी सभ्यता को मेंटेन करे हुए हूं। अगर मैं चाहूं तो तुम सबको खत्म कर दूं और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं फिर भी अच्छा बना हुआ हूं कि नहीं, तो ये मेरी क्वालिटी है। ये सुन के लोग और उसको पसंद करने लगते हैं। इधर गन पाउडर से मिली हुई इंफॉर्मेशन से ये लोग CIA के पास पहुंचते हैं, जहां पर मैलरी से बात करके बुचर को पता चलता है कि कई साल पहले एक कोवर्ट ऑप में सोल्जर बॉय और उसकी टीम पे बैक भी शामिल थी एंड इट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। पहली बात तो पूरी की पूरी टीम एक नंबर की हरामी थी, जैसे 7 है, और सोल्जर बॉय उन सबका लीडर। इधर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक नोयर एक्चुअली में बात कर सकता था, लेकिन फिर दुश्मन लोग अटैक कर देते हैं, तो उसमें काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और इसी वजह से प्रोबेबली ही इज नॉट एबल टू टॉक। इधर स्टेज की स्पीच के बाद होमलैंडर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है कि जब स्टारलाइट उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है तो वो चीज भी उसके ऊपर काम नहीं करती। वो कहता है कि तू प्लेन वाला वीडियो लीक करेगी, कर दे, अगर मेरा दिमाग फिरा तो मैं जाकर के पूरा न्यूयॉर्क ही उड़ा दूंगा, तब क्या कर लोगे। एंड डीप जो कि 7 में आना चाहता है, तो उसको एक जिंदा ऑक्टोपस खिलाने के बाद वो कहता है कि वेलकम टू 7। ये सीन एक्चुअली में काफी ग्रोस था। इधर बुचर को टेम्प वी के साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो चुके हैं, जिनको वो पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको वो वेपन भी ढूंढना है। और इस पूरे प्रोसेस के लिए वो लोग रशियंस का इस्तेमाल करता है, जिसके कॉन्टैक्ट फ्रेंची के साथ में काफी पहले से हैं। तो नीना जो कि फ्रेंची की बॉस रह चुकी है, वो किमिको को एक मिशन देती है जहां पर उसे जाकर के किसी एक को निपटाना है जिसके पास दिल 2 हैं काफ़ी सारे, जो तो दिल देने का काम करता है। तो किमिको जाकर के उसके सारे दिल ले लेती है और उन्हीं से उसको मार देती है। इधर विक्टोरिया न्यूमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होमलैंडर को एक्सपोज करने का वादा करती है और इस बात को स्टैन एडगर और सारे लोग दुनिया जमाने के देख रहे हैं, लेकिन तब वो एक्सपोज कर देती है स्टैन एडगर को ही। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि होमलैंडर विक्टोरिया के घर पहुंच गया था और उसने कहा कि तुझे स्टैन को एक्सपोज करना पड़ेगा, अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। तो वो स्टैन एडगर को निपटा देती है। But I am curious. What did you give her? A little respect, Stan. Something you should have given me. What good would that do? Where would it even go? But to the bottomless, gaping pit of insecurity you call a soul. Eventually, probably soon, the world will recognize you for the pitiful disappointment you are. You are not worthy of my respect. You are not a god. You are simply bad product.
स्टैन एडगर चला गया जेल। विक्टोरिया न्यूमैन अपनी बेटी को खुद ही कंपाउंड भी दे देती है, क्योंकि वो अगर आगे उसको कुछ होता है तो उसका प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो अब उसके अंदर भी सुपर पावर्स आएंगी। विद स्टैन एडगर आउट ऑफ द पिक्चर, होमलैंडर अज्यूम्स कमांड ऑफ वॉट एंड 7। इधर हम लोग देखते हैं कि बॉयज जो है वो CIA की फैसिलिटी में जाते हैं उस वेपन को ढूंढने के लिए, एंड वी फाइंड आउट कि ह्यूई ने भी टेम्पी ले लिया है, जिस वजह से उसको टेलीपोर्टेशन की पावर्स मिल चुकी हैं, जिस कारण वो नंगा हो जाता है। लेकिन यहां उनको मिलता है सोल्जर बॉय, जो अभी भी जिंदा है। उसको एक क्रायोस्टेसिस में डाल के रखा हुआ था, लेकिन बाहर निकलते ही वो छाती में से ऐसा ब्लास्ट करता है जो किमिको को लगता है, और उसकी पावर्स चली जाती है। वो काफी सीवियरली इंजोर होती है और उसकी पावर्स निकल जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि सोल्जर बॉय के पास ऐसी पावर है जो दूसरे सूप को मारने का काम कर सकती है। With great power comes the absolute certainty that you'll turn into a right cunt. फिर बुचर और मेव ट्रॉमा एक्सचेंज करते हैं, साथ में बॉडी फ्लूइड्स भी। इधर डिज्नी का एक म्यूजिकल नंबर की पैरोडी बनाई जा रही है फ्रेंच और किमिको के बीच में। लेकिन सोल्जर बॉय पहुंच चुका है क्रिम्सन काउंटेस के पास, क्योंकि पेबैक के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एक्चुअली में सोल्जर बॉय को सेटअप करके पकड़वा दिया था। हालांकि बुचर और ह्यूई भी वहां पे पहुंच जाते हैं, और वो चाहते तो सोल्जर बॉय को रोक सकते थे, लेकिन बुचर इज लाइक कि मार दे। स्टारलाइट आके सोल्जर बॉय को रोकना चाहती है, लेकिन ह्यूई, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, कि वो उसको कहता है कि यही सिर्फ एक तरीका है। इधर ए ट्रेन की अपनी अलग कहानी चल रही है। वो रिडेम्पशन स्प्री पे है। इस चक्कर में वो ब्लू हॉक नाम के एक रेसिस्ट सूप को पकड़ता है, जो क्या करता था कि ब्लैक नेबरहुड्स में जाकर के वहां के लोगों को टारगेट करता था। वो उसको कहता है कि तू कम्युनिटी में जा, वहां पर एक स्पीच दे। तो वो स्पीच बहुत ही फोर्स्ड होती है, जिसको सुनने के बाद जितने भी लोग वहां पर थे वो उसको कॉल आउट करने लगते हैं, जिस बात से ब्लू हॉक बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो वहां पर लोगों को अटैक कर देता है। और इसी प्रोसेस में ए ट्रेन के भाई को चोट लग जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है। इधर सोल्जर बॉय जो है वो अपनी रूट्स पे जाने लगा है, मतलब बर्गर खाता है, दारू पीता है, और वही पाउडर वाला सीन इसका भी है। लेकिन साथ में ना इसको थोड़ी बहुत PTSD भी है, जिस कारण से वो अननोइंगली कुछ लोगों को जाकर के मार देता है। मतलब सिटी के बीच में जाता है, उसको अपना पुराना ट्रॉमा याद आता है, एक्सप्लोड हो जाता है। और यहाँ पे ना हम लोगों को सोल्जर बॉय में एक सॉर्ट ऑफ रिमोर्स नजर आता है। वो कहता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, जो बताता है कि सोल्जर बॉय एक्चुअली में हरामी तो था, लेकिन होमलैंडर जितना नहीं। इधर सोल्जर बॉय की जो फुटेज थी ना, उसको होमलैंडर देख लेता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा वापस आ चुका है, और वो हो जाता है पूरी तरह से इनसिक्योर, बिकॉज सोल्जर बॉय हैज ऑरा। एंड ये पूरी प्रेशर वाली सिचुएशन जो है, मैंने बताया था कि बबल अप कर रही थी, तो वो निकल के आती है होमलैंडर के हैलुसिनेशंस के फॉर्म में, जो उसको मिरर में दिखाई पड़ते हैं। फिर आता है हीरोगैज़म, जिससे पता नहीं कितने लोगों को कितनी उम्मीद थी, और इस में जो कुछ भी होता है इसको इस YouTube वीडियो में दिखाना मतलब वाइब्रेनियम के अंडकोश लेके पैदा होना। मतलब एक पार्टी होती है जहां पर सूप्स जाकर के वही करते हैं जो सीजन 1 से करते आ रहे हैं, पूरी अय्याशियां। लेकिन इसके बाद ना सोल्जर बॉय यहां पहुंच जाता है। यहां पर MM और उसके बीच में एक छोटा मोटा कन्फ्रंटेशन है। वो उसको एक स्मोक ग्रेनेड फेंक के मारता है, वो उसको उठा करके उससे इनहेल कर लेता है कि वाह मजा ही आ गया भाई। लेकिन तभी बिली आता है, वो MM को बेहोश कर देता है ताकि सोल्जर बॉय उसे ना मारे। ह्यूई आकर के स्टारलाइट को वहां से ले जाता है, बिकॉज ही नोस कि शिट इज गोइंग टू गो डाउन, एंड शिट एक्चुअली गोज डाउन, क्योंकि सोल्जर बॉय एक्सप्लोड होता है और उस पूरे घर में जितने भी सूप्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। वही बचते हैं जिनके पास आर्मर था, प्लॉट आर्मर। ए ट्रेन को ब्लू हॉक मिलता है, जिसने उसके भाई को पैरालाइज किया था, तो वो सड़क की मालिश करवा देता है उससे। भाई काफी सैटिस्फाइंग था सीन, मतलब काफी ज्यादा। लेकिन इस चक्कर में ए ट्रेन को हार्ट अटैक आ जाता है, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स। लेकिन इतना तमाशा होने के बाद होमलैंडर भाई साहब वहां पहुंच जाते हैं, और एज इफ द शिट वाज नॉट क्रेजी इनफ, इट गेट्स क्रेजियर। You're the only one that was nearly as strong as me. Buddy, you think you look strong? You're wearing a cape. You're just a cheap fucking knockoff. Oh, no. I'm the upgrade. तो होमलैंडर आता है, उसके और सोल्जर बॉय के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है। वो सोल्जर बॉय को थोड़ा सा ओवर पावर करने लगता है। बिली बुचर, जिसके पास पावर्स हैं, वो आ जाता है। होमलैंडर उसको देख के पूछता है कि तूने क्या किया, एंड बिली रिप्लाइज Scorched earth. तो एक काफी इंटेंस बैटल में ये लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं और जैसे तैसे होमलैंडर को ओवरपावर कर देते हैं। सोल्जर बॉय फटने ही वाला होता है कि होमलैंडर अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करके वहां से उड़ लेता है। स्टारलाइट वापस आती है और इतनी सारी लाशें देखकर वो MM के साथ में एक लाइव स्ट्रीम शुरू करती है, जिसमें सारी चीजों को बता देती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वो होमलैंडर को एक्सपोज करने के साथ साथ 7 को क्विट भी कर देती है, और उसकी स्पीच के कारण पब्लिक 2 साइड्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो स्टारलाइटर्स हो गए जो स्टारलाइट को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे होमलैंडर को सपोर्ट करने वाले होमलैंडी।
अब फ्रेंची की कहानी का भी एक छोटा मोटा आर्क है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस तुम इतना समझ लो कि किमिको जो है वो चोट लगने के बाद उसको अपनी पावर्स वापस मिल जाती हैं। बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय मिलकर माइंडस्टॉर्म नाम के एक सूप को ढूंढ निकालते हैं जो पेबैक का मेंबर था, और सोल्जर बॉय हालांकि उसको जान से मारना चाहता है, लेकिन बुचर और ह्यूई को चाहिए वेपन के आंसर्स। तो बुचर उसके चपेट में आते ही माइंडस्टॉर्म उसको एक ट्रांस में डाल देता है, जिस वजह से हमको एक एपिसोड मिलता है जहां पर हमें बुचर का पास्ट पता चलता है कि उसका भाई लेनी आखिरकार क्या हुआ था उसके साथ, उसको बुली किया गया था और बुचर ने उसको अबैंडन कर दिया, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। एंड कहीं ना कहीं बिली अपने आप को उसकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है और ह्यूई में लेनी को देखता है, इसीलिए वो ह्यूई को बचाना चाहता है। एक बड़े भाई वाला बिहेवियर, इफ यू कैन कॉल इट दैट। दिस एपिसोड काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स इट ऑल। लेकिन फिर ह्यूई माइंडस्टॉर्म की मदद से उसको उठा भी देता है और आखिरी में सोल्जर बॉय आके उसको निपटा देता है। इधर स्टारलाइट बुचर को फोन करके बताती है कि जो टेम्पी वो ले रहा है उसके फेटल इफेक्ट्स है, मतलब कुछ डोज के बाद किसी की भी मौत हो सकती है। एंड बुचर को लगता है कि वो तो वैसे ही वो लाइन क्रॉस कर चुका है, तो ह्यूई को क्यों करने दिया जाए, लेकिन वो ह्यूई को ये बात बताता नहीं है। इधर सोल्जर बॉय को पता चल जाता है एक राज, तो वो होमलैंडर को फोन लगा के बोलता है एंड ब्लैक नोआ जो उस टाइम पे पेबैक का मेंबर था, उसे जैसे ही पता चलता है कि सोल्जर बॉय वापस आ रहा है तो उसकी फट जाती है, वो गायब हो जाता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में उसको हल्के फुल्के हैलुसिनेशंस आते हैं और उन्हीं हैलुसिनेशंस में हमको कहानी पता चलती है कि सोल्जर बॉय के साथ क्या हुआ था। तो बेसिकली सोल्जर बॉय इन सबको बुली करता था, जो ब्लैक नोआर को काफी बुरी तरह से पीटता भी है। ये सारे के सारे पेबैक के मेंबर्स उस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और जब इनको पता चलता है कि वॉर्ड जो है वो होमलैंडर को आने वाले टाइम में पुश देना चाहता है, मतलब वो इनका फेस बनेगा, तो वो इस मौके का फायदा उठा करके सोल्जर बॉय को एक नर्व गैस टाइप की कोई चीज देते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। मतलब पेबैक ने बेसिकली उसके साथ काफी बुरा धोखा किया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे बैक स्टैबिंग हो गई उसके साथ। इधर एमएम का अलग लफड़ा चल रहा है। जो उसकी एक्स-5 का प्रेजेंट हस्बैंड होता है वो होमलैंड नहीं निकला। ये बात को देख के एमएम को बहुत गुस्सा आ जाती है, तो इनके बीच में कहा सुनी हो जाती है। एमएम उसको पंच मार देता है। विक्टोरिया न्यूमैन होमलैंडर को रायन का एड्रेस बता देती है। वो कहती है कि देख ले भाई, सीआईए के यहाँ पर है। तो होमलैंडर वहां पहुंचता है, रायन से मिलता है, उसको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता है, वो गले लग जाता है एंड आगे पता चलेगा। अब ब्लैक नोआ ये सारी चीजें देखने के बाद होमलैंडर के पास आता है और उसको कहता है कि चल सोल्जर बॉय आएगा, अपन मिलके मारेंगे। तो होमलैंडर उसको कहता है कि क्या तुझे पता है कि मेरे पापा थे? कहता है हाँ सॉरी मैंने बताया नहीं। तो होमलैंडर उसको ही निपटा देता है और काफी इमोशनल सीन था। ऑल्दो मैं ब्लैक नोआ से बहुत सिंपैथाइज नहीं करता, लेकिन मतलब ऐसा लगा कि यार जिंदा छोड़ सकते थे, मतलब चलो ठीक है। When the company first rolled me out in front of the cameras, they told me I was going to get my very own team. I wanted so badly for that team to be the family that I never got. And then I got you. नाउ फिनाले में हम लोग देखते हैं कि बुचर जो है वो सोल्जर बॉय को लेके होमलैंडर के पास पहुंच गया अटैक करने के लिए, लेकिन तब होमलैंडर जो है वो उसके बेटे रायन को ले आता है। होमलैंडर को लगा था कि उसके बेटे को देख के सोल्जर बॉय के अंदर के पापा वाले इमोशंस बाहर निकल आएंगे, तो निकल भी आते हैं। Maybe if I'd raised you, I could have made you better and not some weak, sniveling pussy starved for attention. Weak? You. I know. You're a fucking disappointment. मतलब सामने वाला कहता है कि तू किसी काम का नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुझ जैसे को पैदा किया है। बेल्ट वेल्ट खोल के तैयारी शुरू कर देते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड पापा बिहेवियर। लेकिन अब बुचर के लिए स्टेक्स डिफरेंट हो चुके हैं क्योंकि रायन इस मैटर में इन्वॉल्व हो गया, सो ही डज नॉट वांट रायन टू गेट हर्ट। तो वो होमलैंडर के साथ मिलकर सोल्जर बॉय पे अटैक करने लगता है। सोल्जर बॉय और बुचर के बीच में फाइट हो रही है, तभी क्वीन मेव आती है, उसके और होमलैंडर के बीच में फाइट होती है। होमलैंडर उसकी आंख फोड़ देता है तो उसके कानों में पेंसिल डाल देती है। जॉन विक वुड बी प्राउड। लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके वही सेम नर्व गैस सोल्जर बॉय पे डाल के उसको सबड्यू करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली है तो एक आखिरी एक्सप्लोजन तो मैं करके जाऊंगा। वो फटने लगता है, इससे पहले क्वीन मेव लेती है उसको, बिल्डिंग से कूद जाती है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। होमलैंडर ऑलरेडी सटक रहा था तो रायन उसको सबड्यू करने के लिए उसके साथ चला जाता है। हमें पता चलता है कि बुचर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए बस 1 ही साल बाकी है। मेव ने अपने आप को सैक्रिफाइस तो किया लेकिन मरी नहीं, जिंदा अभी भी है और हालांकि उसकी पावर्स चली गई और इस बात से वो खुश भी है। वो कहती है कि दुनिया की नजरों में मैं मर चुकी हूं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके शांत जिंदगी बिता सकती हूँ यहाँ से बहुत दूर। कोई उसको समझाए कि कितनी भी दूर चले जाओ होमलैंडर से तो कब तक बचोगे, वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा। खत्म धुरंधर के इफेक्ट नहीं जा रहे भाई। और लास्ट में होमलैंडर रायन को लेकर के पब्लिक से इंट्रोड्यूस करवाता है, तो वहां पे एक स्टारलाइटर उसके साथ ये करता है जिसको देखकर होमलैंडर उसके साथ और भी बुरा करता है। एंड लोग 1 मिनट के लिए तो शॉक होते हैं और होमलैंडर भी इंपल्स में सोचता है मैंने क्या कर दिया, बट देन दे एक्चुअली स्टार्ट टू लाइक इट। तो होमलैंडर्स की खुशी देखने के बाद हमें ये आइकॉनिक सीन मिलता है।
नाउ एक छोटा सा डिटोर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आता है जेन वी का सीजन 1। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में कवर करूंगा और जेन वी की कहानी को बस उतना ही बताऊंगा जो कि बॉयज के लिए रेलेवेंट है, नहीं तो भाई बहुत बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। गुडॉल्किन यूनिवर्सिटी नाम की एक जगह है जहां पर यंग सूप्स को ट्रेन किया जाता है, उनकी पावर्स को होन किया जाता है और फिर वो आगे जाकर के 7 वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है मरी नाम की एक मेन कैरेक्टर जो कि ब्लड को कंट्रोल करने की पावर्स रखती है। वो गुडॉल्किन जाती है, अपनी रूममेट एमा से मिलती है जो अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकती है खा करके और उल्टी करके। अब इनके स्कूल का सबसे बड़ा स्टार है ल्यूक नाम का एक बंदा जो ह्यूमन टॉर्च समझ लो तुम इसको, और ये 7 को ज्वाइन करने का पोटेंशियल रखता है। इसका मेंटोर इसको ये सारी चीजें दिखा भी रहा होता है, लेकिन तब इसके साथ में कुछ अजीब सी घटना होती है। ये अपने मेंटोर को जलाने के बाद खुद जाकर के आसमान में एक्सप्लोड कर जाता है। ये देखने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या। स्पेशली इसके दोस्त एंड्रे, जॉर्डन जो इसका सेकंड कॉम्पिटिटर है और साथ में जेंडर फ्लूइड भी, एंड इसकी गर्लफ्रेंड केट, ये सब लोग इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इनको वुड्स नाम की एक फैसिलिटी के बारे में पता चलता है जहां पर सूप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक ऐसा वायरस भी बनाया है जो कि सूप्स को जान से मार सकता है। अब जब ये सूप्स इस फैसिलिटी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं तब इनको पता चलता है कि यहाँ पे ल्यूक का भाई सैम भी बंद है और पिछले कई सालों से। तो वो सैम को वहां से बाहर निकालते हैं एंड दे फाइंड आउट कि वुड्स वाले ल्यूक एंड सैम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सैम जो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है उसको उन्होंने वहीं पर रख लिया और ल्यूक को गुडॉल्किन भेज दिया ताकि वो आगे जाकर 7 को ज्वाइन कर सके। लेकिन क्योंकि ल्यूक के पास इन सारी चीजों की मेमोरीज थी तो यहाँ पर एंट्री होती है ल्यूक की गर्लफ्रेंड की जिसका नाम है केट। ये किसी को भी टच करके उसको कंट्रोल कर सकती है। तो केट इतने लंबे टाइम से ल्यूक को कॉन्स्टेंटली टच कर करके एमनीजिया दे रही थी, सिलेक्टिव एमनीजिया, जिस वजह से उसको वो वुड्स की बुरी ट्रॉमेटिक पास्ट वाली मेमोरीज ना रहे और सैम की मेमोरीज भी नहीं। जिसका मतलब ये है कि केट निकली पूरी तरह से धोखेबाज और उसने सारी चीजें करी थी गुडॉल्किन की डीन शेट्टी के कहने पर। अब शेट्टी जो है उसको सूप से अलग लेवल की नफरत है। वो इंसान है लेकिन उसका जो पति था वो होमलैंडर, जो बॉयज के सीजन 1 में होमलैंडर ने प्लेन क्रैश करवाया था ना, तो उस प्लेन में था वो। इस वजह से वो होमलैंडर को जान से मारना चाहती है और इसी कारण से उसने वो वायरस क्रिएट करवाया। लेकिन जैसे केट को पता चलता है कि शेट्टी तो सूप्स को ही मारना चाहती है तो केट उसे मार देती है और वो सैम को मैनिपुलेट करती है जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब फिजिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों जाते हैं वुड्स में, वहां के जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं उनको निपटा देते हैं, वहां के इनमेट्स को बाहर निकालते हैं और गुडॉल्किन में जितने ह्यूमंस है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मतलब केओस, भयानक केओस। एंड्रे, मरी, एमा, जॉर्डन ये सब लोग मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो केट जॉर्डन को टच करने आती है लेकिन मैरी अपनी पावर्स यूज करके उसके हाथ को ही फोड़ देती है। लेकिन तब होमलैंडर वहां पे आता है, ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता, गुस्सा करता है, हीट विजन चालू करता है। अगला सीन हमको दिखाते हैं कि जितने अच्छे सूप से इनको एक फैसिलिटी में बंद कर दिया गया है और इस पूरे इंसिडेंट्स के लिए इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और जो 2 हीरोज हैं वो केट और सैम। so this is how it ends। और हाँ, बिली बुचर को वायरस मिल चुका है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ऑल्दो क्यों अगले सीजन के लिए बताता हूँ। बॉयज सीजन 4, विक्टोरिया न्यूमैन अब प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन कर रही है और वही अब बॉयज का नया शिकार है। बुचर की हालत बहुत खराब है, हम उसको गलियों में उल्टी करता हुआ देखते हैं। ये समझ में आता है कि उसको चीजें दिखाई दे रही हैं, नोजिया, साइड एवरीथिंग, मतलब कंपाउंड वी जो उसने लिया था उसके जो साइड इफेक्ट थे सब उसके साथ में है। इस पार्टी के दौरान हमें होमलैंडर भी दिखाया जाता है जो कि विक्टोरिया न्यूमैन के ऊपर अभी भी एक अपर हैंड रखता है। तो फ्रेंची और किमिको इस पार्टी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, विक्टोरिया न्यूमैन के अंदर कुछ ट्रैप वगैरह लगाने जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है जोई की जो न्यूमैन की बेटी है। और अगर तुमको याद हो तो पिछले सीजन में जो उसने उसको कंपाउंड भी इंजेक्ट किया था उसके इफेक्ट की वजह से ये सपोली बन गई। ये लोग जैसे तैसे जोई से बच के वहां से निकलते हैं, लेकिन विक्टोरिया को पहले ही पता चल जाता है कि लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ह्यूई जो वैन में बैठा था उसको कन्फ्रंट कर लेती है कि भाई तू क्या करेगा। तो ह्यूई उसके ऊपर एसिड फेंकता है जो काम नहीं करता, कहते हैं मेरे पर ये सब चीजें काम नहीं करेंगी। तो बुचर आता है, ठीक है टाइम टू फाइंड आउट। वो गन लगाता है, वो भी काम नहीं करती। अब रॉबर्ट सिंगर जो है उसको मालूम है कि उसकी जो वीपी है वो सूप है और वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उसको हटा नहीं सकता क्योंकि वो डरता है। और तब हमारी मुलाकात होती है जेफरी डीन मॉर्गन के जो केस्लर से। ये कैरेक्टर एक्चुअली बिली बुचर का पुराना दोस्त बताया गया था, जो आता है उससे बातचीत करता है एंड ही हेट्स सूप्स लाइक एनीथिंग। इधर होमलैंडर 7 के नए मेंबर की तलाश में है तो उसे सिस्टर सेज का पता चलता है जो दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है। होमलैंडर पर्सनली उससे मिलने जाता है तो वो पकड़ लेती एक बार में उसका पूरा कंप्लीट डिडक्शन, उसकी फाइल खोल के रख देती है उसको देख करके। उसको कहती है तू बूढ़ा होने लगा है, तेरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है। होमलैंडर को जो चीजें अपने बारे में नहीं पता वो उसको बता देती है, लेकिन साथ ही साथ वो होमलैंडर को टिप्स भी देती है। वो उसको कहती है कि देखो पब्लिक 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी है, एक स्टार लाइटर्स हैं, दूसरे होमलैंडी है, तो तुम एक काम करो
इनके बीच में लड़ाई करवा दो। अगर लड़ाई होगी तो तुम इनके मसीहा बन के आ जाना, जिस वजह से लोग तुमको भगवान मानने लगेंगे। तो होमलैंडर उसको अपनी टीम में ले लेता है और सेज अपने प्लान को स्टार्ट भी कर देती है। वो 4 होमलैंडी को बुला के लाती है और ब्लैक नोआर जो कि वापस आ चुका है, ये वो सेम ब्लैक नोआर नहीं है, ये एक इम्पोस्टर है जो कि बोल भी सकता है और इसको नार्कोलेप्सी मतलब ये कभी भी खड़े खड़े सो सकता है। तो सेज के कहने पर ये ब्लैक नोआर और डीप जो है वो होमलैंडियों को बेसबॉल बैट से मार मार के जान से ही मार देते हैं और उनकी बॉडी को उठवाते हैं और जो स्टारलाइटर्स और होमलैंडी के बीच में आपस में कन्फ्रंटेशन चल रहा था वहां पटकवा देते हैं, जिससे सामने वालों को लगता है कि इन्होंने तो हमारा आदमी मार दिया और दंगे शुरू। इधर ह्यूई के पापा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो अपने डेथ बेड पे है, लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है जिसने उसे बचपन में ही अबैंडन कर दिया था और अब वापस आने के बाद वो काफी डिफ्लेक्टिव है, मतलब चीजों का जवाब नहीं देती है, मतलब वो ह्यूई से इस बारे में बात नहीं करना चाहती कि क्यों उसने ह्यूई को अबैंडन किया। इधर रायन जो है वो होमलैंडर के साथ अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसको होमलैंडर का बेटा देखने के लिए एक रॉबरी सेटअप करने का प्लान किया जाता है जिसकी प्रॉपर रिहर्सल भी होती है और जब फाइनल परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वहां पर लौंडा घबरा जाता है। वो इनके खुद के स्टंटमैन को पकड़ के थोड़ा सा धक्का देता है तो होमलैंडर कहता है थोड़ा जोर से पुश करना, तो वो थोड़ा ज्यादा जोर से पुश कर देता है एंड लेट्स जस्ट से कि स्पाइडरमैन तो क्या ही दीवारों पे चिपकता होगा। It's okay. Everything's under control. You saved me. इधर बॉयज जो है वो फायर क्रैकर नाम के काफी कंजर्वेटिव सूप के कन्वेंशन में जाते हैं जहां पर वो काफी भड़काऊ बातें करती जा रही है और हमको दिखाते हैं कि सेज भी वहां पर मौजूद है। बॉयज उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं एंड दे थिंक दे आर सक्सेसफुल, लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ एक्चुअली सिस्टर सेज का प्लान था जिसने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। और यहाँ पर एक फाइट शुरू होती है जिसमें ये लोग एक जूइश वेडिंग को क्रैश करते हैं। ह्यूमन सेंटीपीड का एक ईस्टर एग है, एक सूप जो अपने खुद के क्लोन्स बना सकता है, उसके साथ भी कुछ होता है, वो भी कईयों के साथ, वो अपने साथ ही कुछ कुछ करता है। फिर मतलब है यार चीजें, द बेसिक थिंग इज कि दे कम आउट ऑन टॉप। थोड़ा गलत हो गया लेकिन मतलब यू नो व्हाट आई मीन। अब होमलैंडर जो है वो बूढ़ा हो रहा है एंड ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। वो अपने बालों को एक जार में इकट्ठा करके रखता है। इनफैक्ट रायन जो उसका खुद का बेटा है उससे भी जब सक्सेस मिलता है लोग उसकी तारीफ करते हैं तो उसको देख के होमलैंडर को खुशी नहीं मिलती। खैर वो ऑफिशियली स्टेज पे 7 की 2 नई मेंबर्स को अनाउंस करता है जिसमें से एक सिस्टर सेज है और दूसरी फायर क्रैकर। और इसी चीज को टीवी पे देखकर केस्लर बुचर से कहता है कि भाई रायन को वेपनाइज करते हैं। बुचर कहता है कि वो एक बच्चा है तो केस्लर उसको थोड़ा और भड़काता है तो बुचर कहता है चलो ठीक है। वो कुकीज बनाता है जिनको थोड़ा स्पाइक करता है और रायन को एक बॉयज का पीवीपी गेम के बहाने बुला लेता है। आई मीन व्हाई द फक नॉट। तो रायन बुचर से मिलता है और उसको बताता है, अपनी फीलिंग शेयर करता है कि जो स्टंटमैन जो वो फेक एनकाउंटर उन लोगों ने क्रिएट किया था उसमें उस स्टंटमैन के साथ जो भी हुआ उसको लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड बुचर को लगता है कि यार ये तो बच्चा है, मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। तो कुकीज को डस्टबिन में डंप कर देता है ये बोलकर कि मीठा ज्यादा हो गया। अब सिस्टर सेज ने पूरे 7 के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया जिस बात से एशली बिल्कुल भी खुश नहीं है। एशली का अपना खुद का एक आर्क है जहां पर वो थोड़ी सेडिस्टिक है, बाल नोचती है, अपने बाल नोच के गंजी हो चुकी है एंड होमलैंडर उसका विग वगैरह उतरवाता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो एशली सिस्टर सेज के टेक ओवर से बिल्कुल भी खुश नहीं है लेकिन वो क्या ही कर सकती है, मतलब अब तो बाल भी नहीं बचे नोचने के लिए। इस पूरी चीज के पीछे का मेन आइडिया है कि उनके सिस्टम में बेसिकली एक लीक है, मतलब कोई उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को जाकर के दे रहा है और वो लीक है ए ट्रेन जो कि बॉयज को सब कुछ बताता जा रहा है और सिस्टर सेज का काम है उसको ट्रैक करना। तो सबसे पहले वो डीप जो इस पूरे डिवीजन का इंचार्ज है उसको हटा देते हैं कि भाई तू तेरे रहते लीक हो रही हैं चीजें। तो ए ट्रेन की बताई हुई इंफॉर्मेशन पे ह्यूई और एमएम पहुंच जाते हैं एक आइस स्केटिंग रिंक पे जहां पर विक्टोरिया न्यूमैन जो है वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाली है। वो लोग जैसे तैसे उसके इवेंट्स में क्रॉल कर रहे होते हैं और तब उनको पता चलता है कि विक्टोरिया न्यूमैन अकेली नहीं है, वहां पर होमलैंडर भी आ चुका है। ये काफी इंटरेस्टिंग सा सीन है जहां पर मिशन इम्पॉसिबल के स्टाइल में ह्यूई उसके ऊपर ईव्सड्रॉप करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पसीना होमलैंडर पे टपक जाता है। और कोई और आदमी होता ना तो तुम कर भी सकते थे, लेकिन होमलैंडर जैसी उसको पता चल जाता है कि ह्यूई यहाँ पर है, वो अपनी लेजर विजन से शुरू करता है काम तमाम करना। ह्यूई जैसे तैसे बच के निकलने की कोशिश करता है, ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है अगर ए ट्रेन नहीं आता। ए ट्रेन उसे वहां से भगा के ले जाता है और होमलैंडर इस बात से खुश नहीं होता। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। इधर सिस्टर सेज के साथ भी अलग प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन कुछ ज्यादा ही एक्टिव है तो वो अपने आप को लोबोटोमाइज करती है, मतलब सिलेक्टिव लोबोटोमी करती है, जिस वजह से उसके ब्रेन का जो बहुत ही एनालिटिकल और जो बेसिकली वो पार्ट जो उसको सुपर स्मार्ट बनाता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब तक वो सेल्फ हील नहीं होता तब तक उतने टाइम के लिए वो डम डाउन हो जाती है। दिस इज बेसिकली हर गिल्टी प्लेजर और
डीप से वो ये चीज शेयर करती है, साथ में बॉडी फ्लूइड्स भी। इधर होमलैंडर को पता चल जाता है कि रायन जो है वो बुचर के पास गया था और वो ही लूजेस हिज शिट भाई। वो शीशे में देख के अपने आप से बात करता है तो उसका इल्यूजन उसको कहता है कि अब घर जाने का वक्त आ चुका है। घर से होमलैंडर का मतलब है लैब। ये पूरा एपिसोड काफी ज्यादा टेंस और भयानक, और मतलब बेसिकली द मोमेंट होमलैंडर एंटर्स दिस लैब यू नो एवरी साइंटिस्ट स्टैंडिंग देयर इज अ डेड मैन और वुमेन। इनफैक्ट ये बात उनको खुद भी पता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, वो आ गया है और इनका काम तमाम करके जाएगा, जो वो करता भी है। एक को जला देता है, दूसरे को हिला देता है, तीसरे के पता नहीं क्या क्या चीजें करता है। Marty, it looks like you're shucking a little mushroom. Oh, that poor little thing. Tell you what, I'll give you a little motivation. You get hard right now, or I'm gonna lazy your dick off. Okay? Your life is literally in your hands. I can't. Oh, okay. It's okay. Honestly, it happens to a lot of guys. Truly. Not me, of course. Oh. फिर एक लेडी आती है जो इन सब की लीडर होती है, वो होमलैंडर के पास जाती है। मतलब तुम ये समझ लो कि इस पूरे एपिसोड में होमलैंडर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ लोगों को मारता है और काफ़ी अनहिंज तरीके से। एंड ये क्लोजिंग शॉट है इस एपिसोड का। यू कैन प्रोबेबली गेस व्हाट हैपेंस। अब स्टारलाइट और फायर क्रैकर का एक अलग लफड़ा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि बचपन में स्टारलाइट ने फायर क्रैकर को थोड़ा बहुत बुली किया था और कभी भी उसको नंबर 1 बनने नहीं दिया, जिस वजह से फायर क्रैकर एक ग्रज होल्ड करती है और कहती है कि मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगी, जो वो करती भी है। पहले तो बिली बुचर का एक ब्लैकमेल वाला एंगल अपने फेवर में ही टर्न कर लेते सिंपैथी बटोर के, और उसके बाद लाइव स्टेज पे वो स्टारलाइट का एक एबॉर्शन वाली पूरी फाइल्स लीक कर देती है, ये बोल करके कि जिस स्टारलाइट के तुम इतने सपोर्टर बनते फिर रहे हो, देखो उसने क्या क्या काम करे थे। ये देखकर एनी अपना बिल्कुल लूज कर देती है हर शिट एंड शी गोज ऑन स्टेज। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है। एक्चुअली एनी ही उसको मार रही होती है क्योंकि ये सारा सिस्टर सेज का प्लान था। फायर क्रैकर बस मार खा रही होती है, वो ऑलमोस्ट उसको जान से मार देती अगर एमएम आके उसे नहीं रोकता, लेकिन इट वाज टू लेट बाय देन क्योंकि लाइव टीवी में सब कुछ कैप्चर हो गया था एंड एवरीवन हैज सीन व्हाट वेंट डाउन। अब फ्रेंची का भी एक नया लफड़ा है। किमिको को पिछले सीजन में किस किया था, लेकिन वो कहानी कहाँ गई ये तो राइटर्स ही बता सकते हैं क्योंकि अब कॉलिन नाम का एक बंदा आ चुका है। तो कॉलिन और फ्रेंची के बीच में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं और उसके साथ सोने के बाद फ्रेंची को रियलाइजेशन होता है कि फ्रेंची ने कॉलिन के पूरे परिवार को ख़त्म किया था वो रशियन नीना के कहने पर। तो काफ़ी सारे ड्रग्स और बहुत सारा डिप्रेशन के बाद फाइनली जब फ्रेंची कॉलिन को ये बात बता करके कन्फेस करता है तो वो पहले तो बहुत कूटता है इसको और कहता है मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, जिंदा रहे। अब बॉयज ने सोचा कि यार देखो हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो इज़ीकियल को पकड़ते हैं। तो बुचर और फ्रेंची जब इसको पकड़ने जाते हैं तो इज़ीकियल इन पे भारी पड़ने लगता है। बुचर को ऑलमोस्ट मार ही देता है, चोक करके ब्लैकआउट कर देता है। लेकिन जब बुचर की नींद खुलती है तो ही फाइंड्स आउट कि इज़ीकियल के चीथड़े हो चुके हैं। मतलब कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से इज़ीकियल को बहुत गंदी मौत मिली है। इधर ह्यूई कंपाउंड वी लेके आता है ताकि उसके मरते हुए पिता बच सके, बट देन ही रियलाइजेस कि जिस तरह से वो उनको बचाएगा कंपाउंड वी तो उनकी जिंदगी मौत से भी खराब कर सकता है। लेकिन उसकी माँ ये चीज देख लेती है और वो खुद उसके पिता को इंजेक्ट कर देती है। बस फिर क्या था, हमें पता लगता है कि इस रोल के लिए एक्चुअली साइमन पेग को क्यों कास्ट किया। बंदा क्या परफॉर्मेंस देता है भाई, किलिंग मशीन बनने के साथ में एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है, डायलॉग डिलीवरी, पावर्स, एवरीथिंग। बट आखिरी में ह्यूई उसको जैसे तैसे कन्विंस करता है कि मैं आपका ही बेटा हूं बिकॉज ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग। मतलब वो टाइम में पीछे चले जाते हैं जब उसकी माँ को देखते हैं और कहते हैं कि तूने मुझे छोड़ा था, यू सॉ राइट थ्रू मी, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं तो मेरी पावर्स भी अब वैसी ही हैं। और बस वो ह्यूई कहता है कि देखो पापा मैं हूं, और वो सबड्यू करके उनको ही जस्ट पुट्स हिम टू रेस्ट। मतलब काफ़ी इमोशनल मोमेंट था एंड आई फेल्ट कि मतलब इस शो में भाई कोई भी अच्छा नहीं है और जो अच्छा कैरेक्टर होता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। सो या हियर वी आर नाउ। यहाँ पर जेन वी का इंटीग्रेशन है। तो वो जो वायरस था ना जो हम लोगों ने जेन वी के सीजन 1 में देखा था उसके बारे में बुचर को पता चलता है और वो कहता है कि वो वायरस विक्टोरिया न्यूमैन के पास है। मैंने कहा था ना उस सीन का कोई मतलब नहीं निकला। जब हम आखिरी में बुचर को वायरस उठा के लेते जाता हुआ देख चुके हैं तो फिर अभी उसके पास क्यों नहीं है, विक्टोरिया न्यूमैन के पास कहां पहुंच गया। खैर वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये उस वायरस को ट्रैक करने के लिए उस बंदे को बुलाते हैं जिसके पास उसकी इंफॉर्मेशन हो।
स्टैन एडगर। स्टैन जेल में बंद होता है, लेकिन ये लोग CIA के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उसको जेल से बाहर निकलवा देते हैं। बाहर निकलने के बाद वो लोग विक्टोरिया न्यूमैन की उस फैसिलिटी में जाते हैं जो कि बेसमेंट में है, बट दे फाइंड आउट कि यहाँ पर तो ऑलरेडी खून खराबा हो चुका है और वायरस का नामो निशान तक नहीं है। न्यूमैन भी वहां पहुंच जाती है, कहती है कि तुमने मेरे लोगों के साथ क्या किया। वो कहता है हमने कुछ भी नहीं किया। और तब हमको पता चलता है कि करने वाले इंसान नहीं बल्कि जानवर थे, और वो भी मुर्गे, भेड़, बकरियां और गाय। मतलब दिस वाज लाइक इनसेन शिट भाई। बॉयज, आई एवरीथिंग दैट आई कैन इमेजिन अबाउट बॉयज, दिस वुड बी द लास्ट थिंग। आई मीन उड़ के खून पीने वाली भेड़ें, बुलेट प्रूफ मुर्गे, कौन इमेजिन कर रहा है ये शिट। खैर इन जानवरों से जैसे तैसे बचने के बाद ये जानवर ओवरडोज की वजह से खुद ही मारे जाते हैं। लेकिन इस पूरी चीज से निकल के आता है एक इंसान जिसका नाम समीर है। समीर एक्चुअली में एक साइंटिस्ट है जो विक्टोरिया न्यूमैन के काफी क्लोज है, और वो इस वायरस पे काम कर रहा था। तो बुचर लोगों को बताता है कि समीर मर गया, लेकिन वो उसकी टांग काट के लोगों को दे देता है और समीर को पकड़ के रख लेता है जो केस्लर के साथ में। वो उसको अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि इस वायरस को रेप्लिकेट कर। तो समीर उसको कहता है कि होमलैंडर को मारने के लिए जो वायरस बनाएंगे वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो एयरबॉर्न हो जाएगा और वो पूरी दुनिया में फैल के जितने भी सूप्स है उनको भी मार देगा। ये सोच के बुली को लगता है कि यार इसमें तो रायन भी मर जाएगा, लेकिन जो केस्लर उसको कहता है कि याद कर तो सूप से नफरत करता है, फिर वो रायन ही क्यों ना हो। अब ये वाला सीन काफी बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पे बुचर को कई बार उसकी वाइफ बेका भी नजर आती है। जब भी वो गलत रास्ते पे निकलता है तो उसको करेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर उसको बेका फिर से दिखाई देती है जो उसके अंदर की आवाज है। उसको बताती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, रायन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसी के बेटे की तरह है। और टेक्निकली बुचर और बेका के बीच की कन्वर्सेशन किसी और कैरेक्टर को नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन फिर ये होता है। I know you. Shut your fucking cake hole, bitch. Wait a minute. You can see her. What the fuck's that supposed to mean? You're me. तो इसका मतलब ये है कि जो केस्लर का कैरेक्टर जो हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे वो बेसिकली बिली बुचर का इमेजिनेशन था और कुछ भी नहीं। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ प्लॉट ट्विस्ट, लेकिन वो उतना इंपैक्टफुल होता नहीं है क्योंकि जो केस्लर उतना इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल कैरेक्टर फील ही नहीं होता। प्लस विद ऑल द हैलुसिनेशन दैट बुचर हैड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये काफी ऑब्वियस था। तो ये सारे हैलुसिनेशंस और ये सब चीजें बुचर से उसके अंदर मौजूद पैरासाइट करवा रहा है, मतलब उसका जो ट्यूमर, पैरासाइट, जो भी तुम बोलना चाहो वो करवा रहा है। इधर दूसरी तरफ टेक नाइट, वो भूल गए वो जिसको छेद पसंद है, वो टेक नाइट, इसको तुम आयरन मैन बैटमैन का एक कॉम्बिनेशन समझ सकते हो, जिसका खुद का एक बटलर है, ढेर सारा पैसा, तब वो एक पार्टी थ्रो कर रहा होता है जिसमें होमलैंडर भी होता है और वो आता है अपने खुद के एजेंडा के साथ। तो बॉयज सोचते हैं कि इसको इन्फिल्ट्रेट किया जाए। उसको इन्फिल्ट्रेट करने के लिए वो लोग वेब वीवर नाम के एक सूप के पास जाते हैं जिसकी पावर है कि वो अपने पिछवाड़े से जाले छोड़ सकता है, या मतलब दैट इज एक्चुअली अ थिंग। तो वो उसको सबड्यू करते हैं। ह्यूई उसके पूरी यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम पहन करके इस पार्टी को इन्फिल्ट्रेट करता है, लेकिन टेक नाइट उसको कहता है तेरी जगह यहाँ नहीं, मेरे बेसमेंट में है, जहाँ पर उसके साथ एशली बहुत बुरे बुरे काम करती है जो मैं तुमको बता भी नहीं सकती। क्यों सुनना क्यों है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि होमलैंडर का एक्चुअली में प्लान है टेक नाइट के पैसे और उसकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके मल्टीपल प्रिजन कैंप्स को क्रिएट करना, जहां पर वो सूप्स और उन सारे लोगों को डालेंगे जो कि होमलैंडर और उसकी आइडियोलॉजी के पूरी तरह से खिलाफ है। अब यहाँ पर MM और किमिको भी हैं, तो इनको सिस्टर सेज पकड़ लेती है जिसको MM शूट करता है उसके सीधे भेजे में। लेकिन इस वजह से सिस्टर सेज जो है वो लोबोटोमाइज हो जाती है, जब तक उसका ब्रेन हील नहीं करता। MM को आ जाता है हार्ट अटैक। A-ट्रेन वहीं पर मौजूद है, तो किमिको के कहने पर A-ट्रेन MM को बचा लेता है और लास्ट में टेक नाइट का भी खात्मा हो जाता है, उसका खुद का बटलर आके उसको मारता है। दैट इज सम सीरियस शिट भाई। कहता है कि मैंने इसका बहुत गंदगी साफ करी है, मैं मारूंगा इसको। अब फायर क्रैकर जो है वो होमलैंडर को आके बताती है कि ये जो पूरी पार्टी थी उसमें उसने बॉयज को भी इन्वॉल्व होते हुए देखा, जो सुन करके होमलैंडर का दिमाग खराब हो जाता है। वो फायर क्रैकर को कहता है कि तुझे पता था तो तूने ट्राई हार्ड क्यों नहीं किया उनको रोकने के लिए। तो कहती है कि मैंने दूसरी जगह ट्राई हार्ड किया है, और बस वो अपना दूध फेंक के मारती है होमलैंडर पे। मैं आई एम नॉट किडिंग, खुद ही देख लो। अब होमलैंडर इस पूरी चीज की तह तक पहुंचने के लिए कि आखिरकार उनकी इंफॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है, वेब वीवर को पकड़ता है। वो उसको इंट्रोगेट करता है जो अपने पिछवाड़े से डर के मारे जाले ही छोड़ता जा रहा है। तो कहता है कि तू फाड़ ही देता है भाई उसको बीच में से। होमलैंडर कहता है कि बहुत हो गया, तो वो नोआ और डीप को भेज देता है बॉयज का ऑफिस इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जहां पर इनकी एक अच्छी खासी फाइट होती है। होमलैंडर इस पूरी चीज को खुद इसलिए नहीं करने जाता है क्योंकि सिस्टर सेज कहती है कि भाई अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है। तो इस फाइट में A-ट्रेन भी इनको ज्वाइन कर लेता है और वो डीप को काफी अच्छे से रगड़ता है। लेकिन
लेकिन क्योंकि डीप जिंदा बच जाता है तो वो होमलैंडर को बता देता है कि ए ट्रेन वाज एक्चुअली द वन जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा था। ये सुनकर होमलैंडर को खुशी नहीं मिलती, वो सिस्टर सेज को ब्लेम करता है तो सेज उसको कहती है कि ये भी मेरे प्लान का पार्ट है, तुम समझो तो सही। तो वो कुछ नहीं सुनता, उसको बस अब दूध मिल गया ना उसको, तो वो कुछ नहीं सुनेगा। इधर समीर जो है वो फ्रेंची के साथ मिलकर के उस वायरस को क्रिएट कर रहा है। तो किमिको जब समीर के पास जाती है तो वो वायरस किमिको के पैर में ही घुसेड़ के वहां से भाग निकलता है। ये लोग किमिको को तो बचा लेते हैं क्योंकि किमिको इज लाइक इंडिस्ट्रक्टेबल, तो वो उसका पैर काटते हैं। अब इनके पास वो वायरस का जो सैंपल है वो किमिको के पैर में ही है, तो इनको लगता है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता कि हम होमलैंडर को मार दें, तो न्यूमैन को मार देते हैं। ह्यूई और स्टारलाइट जो है इनके बीच में एक बार दोबारा से कुछ स्पार्क इग्नाइट होता है। स्टारलाइट उसके साथ काफी फ्रीकी होने लगती है और बेसिकली ह्यूई को वो सब कुछ मिलने लगता है जो उसको अभी तक नहीं मिला था, प्यार। प्यार मतलब और क्या चाहिए ह्यूई को। तो वो ये सब चीजें होते होते हमको पता चलता है कि वो एक्चुअली में स्टारलाइट नहीं है, वो बेसिकली एक शेप शिफ्टर है जो कि इसी सीजन की शुरुआत में दिखा दी गई थी और उसने असली स्टारलाइट को कहीं पे लॉक करके रखा हुआ है। अब रायन एक रेसिस्ट शो पे अपीयर हो रहा था जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो काफी होलसम सी स्पीच दे देता है जिसको देखकर होमलैंडर खुश नहीं होता। तो जब घर जाता है तो होमलैंडर उसको कन्फ्रंट करता है, लेकिन क्योंकि वो उसका बेटा है तो उसको जान से तो मार नहीं सकता। तो रायन वहां से गुस्से में निकल जाता है, वो पहुंचता है बुचर के पास जो कि हॉस्पिटल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। लेकिन तब रायन को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ये लोग मेरे को यहाँ बंद करके रखना चाह रहे हैं, तो वो मैलोरी को जोर से धक्का मारता है जो कि वहीं निपट जाती है और फिर वो वहां से गुस्से में निकल जाता है। इधर होमलैंडर, सिस्टर सेज और सेवन ने मिलकर के एक लिस्ट बनाई है जिसमें जिन भी लोगों से उन्हें खतरा है, बिकॉज वो एक ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जहां पर पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब पहले यूएसए में, फिर बाकी दुनिया में, मतलब वो जो प्रिजन कैंप्स वगैरह बनाने जा रहे हैं तो उससे इतना बड़ा इफेक्ट होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने भी लोगों को इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता है, बेसिकली एवरीवन हु हैज डर्ट ऑन देम, ये उनको जान से मारना चाहते हैं। और उस लिस्ट में नाम आता है एशली का। तो एशली ये बात सुन लेती है, वो घबरा करके जाती है और खुद अपने आप को कंपाउंड वी से इंजेक्ट कर लेती है और खुद उसकी मतलब उसकी बॉडी कुछ अजीब सी होने लगती है, वो दिखाया नहीं क्या हुआ इसके साथ। एंड इसी वजह से प्रेसिडेंट सिंगर की जान को भी खतरा है। तो स्टारलाइट, जो कि स्टारलाइट है नहीं, वो ह्यूई और ये सब लोग प्रेसिडेंट के बंकर में लॉक हो जाते हैं। एंड इट इज एट दैट मोमेंट ह्यूई को रियलाइजेशन होता है कि स्टारलाइट नहीं है और फिर वो सबको मारना शुरू करती है बहुत ही बुरी तरीके से, भाग दौड़ मचती है, सब कुछ होता है। लेकिन तब फिर असली स्टारलाइट आती है जो कि बच के निकल गई थी वहां से, और वो आकर के इस शेप शिफ्टर को खत्म करती है। लेकिन फिर वो ह्यूई से भी नाराज हो जाती है कि तुझे कैसे पता नहीं चला कि मैं नहीं हूँ, वो है पता नहीं चला तुझको। तो वो फिर इनके बीच में फाइट होती है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आई डोंट गिव अ फक अबाउट देयर रिलेशनशिप टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ। मतलब इतने सीजन हो चुके हैं, ये लोग एक ही काम तो कर रहे हैं, अंदर बाहर मतलब वो भी नहीं कर, मतलब यार फंस गया मैं। नाउ विक्टोरिया न्यूमैन जो है वो बॉयज़ को कॉल करती है और कहती है कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ, बिकॉज वो इस पूरे खून खराबे और होमलैंडर का जो प्लान है उससे खुश नहीं होती। अंदर ही अंदर वो परेशान है, तो कहती है कि मैं इस पूरी चीज़ को खत्म करके सरेंडर करना चाहती हूँ और होमलैंडर को एक्सपोज भी कर दूंगी। तो जब वो सरेंडर करने के लिए इनके पास पहुंचती है तब हम देखते हैं कि बिली बुचर इज लाइक कि सरेंडर करे घंटे से। वो हमें पहली बार उसकी एक्चुअल पावर देखने को मिलती है जो उसके अंदर का ट्यूमर पैरासाइट है, वो ऐसे टेंटिकल्स टाइप की चीज़ें निकालता है। विक्टोरिया न्यूमैन की आंख लपेटता है सबसे पहले, क्योंकि वो आंखों का यूज़ करके अपनी शक्ति को करती थी, लोगों के भेजे फोड़ती थी, और उसके बाद 2 टुकड़ों में चीर देता है वायु से। तो यहाँ पे बॉयज का सीजन 4 खत्म होता है। लेकिन अब विक्टोरिया न्यूमैन मर चुकी है, तो होमलैंडर का जो प्लान उसी की मदद के साथ में किया जा रहा था वो भी गड्ढे में गया। तो सिस्टर सेज आती है होमलैंडर के पास, उसको कहती है तूने मुझे बाहर निकाल दिया लेकिन मैंने तुझ पे गिव अप नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से चल रही थी। वो होमलैंडर को एक क्लिप दिखाती है जिसमें प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर विक्टोरिया न्यूमैन को मारने की बात कर रहा था। तो ऑटोमेटिकली न्यूमैन की मौत का इल्जाम उस पर लग चुका है। अब वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो जो नया प्रेसिडेंट बना है उसका फोन सिस्टर सेज के हाथ में। होमलैंडर से बात कराती है। अगला सीन हम देखते हैं कि होमलैंडर को नए प्रेसिडेंट ने स्पेशल टास्क फोर्स का कैप्टन बना दिया है। ये टास्क फोर्स काम करेगी, जितने भी स्टारलाइटर्स हैं उनको खदेड़ करके निपटा देना, मतलब वो कैंप वैम्प में बंद करेंगे। एंड इस चीज़ का इफेक्ट हम लोग धीरे धीरे करके देखने भी लगते हैं, क्योंकि बॉयज एस्केप करने लग रहे हैं तो उनको अलग अलग जो डिफरेंट सूप्स हम लोगों ने ऑल थ्रू आउट देखे हैं वो आकर के रोक रहे हैं। जो जेन वी के सूप्स हैं वो आकर के पकड़ रहे हैं इन लोगों को। एंड लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि बुचर जो है वो निकल चुका है रास्ते पर, थिंग्स आर येट टू कम। एंड होमलैंडर को पता चलता है कि सोल्जर बॉय मरा नहीं, ही इज स्टिल अलाइव, क्रायोस्टैसिस में है,
बट जिंदा है। अब इसके बाद जेन वी का सीजन 2 भी आता है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कहानी के लिए, लेकिन फिर भी कवर कर लेता हूँ। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हें इससे थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। इसकी स्टार्टिंग में हम लोग जेन वी का एंड, जो वो सूप्स को कैप्चर वगैरह किया था ना, वो देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स है ये एक्चुअली में एल्मायरा नाम की एक प्रिजन में कैद हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे जाते हैं। इस प्रिजन से मरी ऑलरेडी भाग चुकी है और एमा एंड जॉर्डन को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि गोडोल्किन का एक नया डीन आ चुका है, उसका नाम साइफर है और ये थोड़ा वियर्ड और शेडी सा फील होता है। तो जॉर्डन और एमा को यहाँ पर लाकर कहा जाता है कि तुम दोबारा से यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हो, स्कूल में आ सकते हो। दे डोंट वांट टू, लेकिन फिर भी उनको मजबूर किया जाता है। एंड्रे हैज सैडली डाइड। इसके पीछे का रीजन ये था कि इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने वाला एक्टर चांस परडोमो जो है, ही एक्चुअली डाइड इन रियल लाइफ। तो इनको इस पूरे शो को रीराइट करके थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। तो मरी, जो कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती थी, वो एल्मेरा से भाग चुकी है। उसको मिलती है एनी, मतलब स्टारलाइट, जो उसको कहती है कि तुम्हें गोडोल्किन वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका फाउंडर जो कि थॉमस गोडोल्किन था, उसने प्रोजेक्ट ओडेसा नाम का कुछ स्टार्ट किया था। एंड अब वही प्रोजेक्ट ओडेसा को दोबारा शुरू किया जा रहा है, तो जाके पता लगाओ ताकि हम लोग इसे रोक पाए। अब मैरी कहती है मेरे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी बहन को ढूंढना था, तो वो जाती नहीं है। लेकिन फिर एमा और जॉर्डन उसको ढूंढ निकालते हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी केट वहां पहुंच जाती है। केट आकर के उनको टच करने लगती है, लेकिन डर के मारे जॉर्डन उसको धक्का मारता है या मारती है, तो वो दीवार से टकराती है, करंट लगता है, उसके सिर में चोट लगती है एंड शी डाइज, बट शी डज नॉट डाई। तो इस सब कुछ होने के बाद मरी जो है वो वापस गोडोल्किन आ चुकी है। वो साइफर, जो उनका डीन है, उससे मिलती है और वो उनको कई सारे टेस्ट वगैरह से गुजारता है, जिसमें बेसिकली वो लोग दोबारा से वही सेम चीजें करते हैं जो सीजन 1 में कर रहे थे, मतलब अपनी बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट वाज नीडेड। इधर एंड्रे का जो पापा थे ना, पोलैरिटी, वो अपने बेटे की मौत का कारण जानना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो और एमा जाते हैं एक ऐसी फैसिलिटी में जहां पे थॉमस गोडोल्किन और बाकी सबके आर्काइव्स थे। तो वो थॉमस गोडोल्किन की जो भी रिसर्च थी उस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहां पर उन्हें पता चलता है कि गोडोल्किन का जो प्रोजेक्ट ओडेसा था, उसके सिर्फ 2 ही बच्चे सर्वाइव करे हैं, जिसमें से एक मरी है। ऑल्सो ये लोग अपने इन्वेस्टिगेशन करते हुए साइफर डीन के घर में जाते हैं, तो वहां पर उन्हें बॉक्स के अंदर एक जला हुआ इंसान मिलता है, जिसको साइफर अपने पापा की तरह नहलाता है और सिस्टर सेज के आने पर उन्हीं के सामने सेक्स भी करता है। ऑल्सो सिस्टर सेज इज द न्यू CEO ऑफ वॉट एंटरप्राइजेज, जो कि एक नया डेवलपमेंट है। और हाँ, वो ये भी बताती है कि होमलैंडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैरी है, मतलब मैरी या मैरी जो भी बोलना है ये है। एंड फॉर अ मोमेंट आई एक्चुअली थॉट कि कैसे, मतलब हाँ ठीक है, ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक अपने आप में शक्तिशाली है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे स्टेटमेंट नहीं फेंकने चाहिए भाई आपको। बट आई गेस बहुत फार फेच्ड भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग मैरी की पावर्स को लाइव भी देख लेते हैं कि वो क्या करने का पोटेंशियल रखती है। जब ये लोग जेल से भाग रहे होते हैं तो मरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बहन की जान बचाती है, तो वो अपनी पावर्स यूज करके उसको जिंदा कर देती है, दोबारा से हील कर सकती है। ये लोग एक बार फिर से एल्मायरा में कैद हो चुके थे, लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं, वहां से एस्केप करते हैं, तो इनकी मुलाकात स्टैन, एडगर और जोई से होती है, जो कि विक्टोरिया न्यूमैन की बेटी है। स्टैन इनको प्रोजेक्ट ओडेसा के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि गोडोल्किन ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था अल्ट्रा सुपर पावरफुल सूप्स बनाने के लिए, जिसमें से 2 ही सर्वाइव कर पाए हैं, एक मैरी है और दूसरा है होमलैंडर। वो इनको ये भी बताता है कि थॉमस गोडोल्किन जो है वो कई सालों पहले आग में जल के मर गया था, लेकिन उसकी बॉडी कभी मिली नहीं। तो इन सब लोगों को लगता है कि साइफर के घर में जो बॉडी है ना वो जली हुई, वो थॉमस गोडोल्किन की है। तो इस पूरी चीज की जड़ तक पहुंचने के लिए मैरी सोचती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ, थॉमस गोडोल्किन को खुद ही जिंदा करके पूछ लेती हूँ। तो वो उसकी बॉडी को हील करना शुरू करती है। थॉमस गोडोल्किन जब जिंदा होता है तो वी एक्चुअली फाइंड आउट कि गोडोल्किन और साइफर एक ही हैं। मतलब गोडोल्किन जो है उसके पास पावर है किसी को भी माइंड कंट्रोल करने की, और वो हालांकि जल चुका था लेकिन उसकी शक्तियां वैसी की वैसी थी। तो वो 1990 से डग नाम के एक बंदे को कंट्रोल कर रहा था, जिसके पास एक्चुअली कोई पावर नहीं थी, और वही साइफर है। तो जैसे ही गोडोल्किन की पावर्स वापस आती हैं, डग पे से उसका कंट्रोल छूट जाता है, तो छोड़ देता है, उसको जरूरत क्या है। तो वो अपने स्कूल पहुंचता है, वहां पर जितने भी वीक सूप्स हैं उनको मारना शुरू कर देता है, और फिर मरी वहां पर आती है। वो उसको कहता है कि मैं तेरे को यूज करूंगा, तुझे कंट्रोल करूंगा मैं होमलैंडर को जान से मारने के लिए। और बस इनके बीच में एक अच्छी खासी फाइट होती है, जहां पर सारे के सारे सूप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब जो यहाँ के सूप्स है ना गोडोल्किन वाले, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फाइनली मरी जो है वो उसका भेज उड़ा देती है, जैसे विक्टोरिया न्यूमैन करती थी।
और बस ये पूरा खत्म होने के बाद जब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं तो स्टारलाइट आती है और कहती है कि हम लोगों को होमलैंडर के खिलाफ जंग में तुम्हारी जरूरत है, तो आओ हमको ज्वाइन कर लो। एंड लाइक यू गाइस कैन सी कि ये पूरा का पूरा शो कितना इररिलेवेंट है बॉयज के सीजन फिनाले के लिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत तो अगर तुम जानना चाहते हो तो दिस इज व्हाट हैपेंस। बट स्टिल अगर तुमको देखना है खुद से एंड यू वांट टू रिविजिट द एंटायर थिंग अगेन, ऑल्दो आई वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि मुझे इसको दोबारा देखने में ना ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि बॉयज शॉक वैल्यू पे बहुत ज़्यादा प्ले करता है, और इसी वजह से व्हेन यू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम तुमको ये काफ़ी बढ़िया लगता है, लेकिन दूसरी बार जब तुम इसको देखने लगते हो तो इट फील्स बोरिंग बिकॉज यू नो कि वो कौन से बड़े इवेंट्स हैं और वो कब कब होने वाले हैं। तो स्टोरी का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्योंकि है नहीं, तो इसी वजह से आई पर्सनली फेल्ट वेरी बोर्ड इन द सेकेंड टाइम आई वॉच्ड इट। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज़ के सीजन फिनाले के लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मतलब आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। तो बस इतना ही रखते हैं, वैसे ही काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, थक गए भाई, बहुत लंबा था। दैट्स व्हाट शी